सारा जनरल ज़िया का एक गंद है जो उसने पूरा एक प्रोपेगेंडा किया। तज़ाद जो था वो था आपकी माशी पॉलिसियों पे, सियासी पॉलिसियों पे, सियासी आज़ादियों पे, आइन के ऊपर। लेफ्ट ख़त्म हो गया, लेकिन ये बातें नवाज शरीफ करने पे भी मजबूर हुआ, मजबूर ये हुआ। बातें खान साहब करने पे भी मजबूर है, ये बातें बीबी ने भी की। पीटीआई की जो टॉप सियासी क़यादत है, कोई तवज्जो नहीं कर रही। इसमें तो कोई शक नहीं है कि खान साहब अभी भी बहुत पॉपुलर हैं। कई गलतियाँ की, हुकूमतों को तोड़ा, ट्रंप से सारी उम्मीदें लगा बैठना, चीफ के साथ उन्होंने लंच कर लिया। तंजीम आपके पास है नहीं, कई धड़े हैं। इमरान खान साहब की जो स्ट्रेंथ है वो क्या है? वोट उनका अवाम के साथ। 1950 की दहाई में हमने कहा था अब अमरीका के अंदर ना जाओ। आज सब कहते हैं अमरीका ने इस्तेमाल किया, अमरीका ने उस जंग में इस्तेमाल किया, अमरीका ने उस जंग में इस्तेमाल किया। अमरीका डेवलपमेंट नहीं कर सकता, कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता, किसी मईशत को मजबूत नहीं कर सकता, लेकिन वो तबाही बहुत ज्यादा बर्पा कर सकता। लीबिया, सीरिया, यमन, गजा, अफगानिस्तान में यही हुआ, तबाह किया, रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर सका। इराक बमबारी की, रिकंस्ट्रक्ट नहीं की। कौन सा मुल्क है जिसने अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर है? इजराइल। उसके सारे साइंटिस्ट जो प्रोलिफरेशन में इन्वॉल्व है, उनके प्राइम मिनिस्टर इन्वॉल्व, उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इन्वॉल्व है, उनको नहीं पकड़ना। दूसरों को आप इंसान नहीं समझते। अब्दुल कदीर खान ने जो चीज की है वो गैर इंसानी है। अब्दुल कदीर खान को तो कुर्बानी का बकरा बनाया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 1950s से ईरान ने अपना न्यूक्लियर पावर और न्यूक्लियर हर्डल शुरू की हुई है और 2025 आ गया और अभी तक वो स्ट्रगल कर रहे हैं न्यूक्लियर पावर बनने में। आप देखें कि 75 साल से वो स्ट्रगल कर रहे हैं न्यूक्लियर पावर बनने में और अभी तक नहीं बन सके। न्यूक्लियर पावर बनना कोई आम बात नहीं है, कोई आसान काम नहीं है, ये बहुत मुश्किल काम है। इसके साथ-साथ अगर हम देखें तो पाकिस्तान वो पहली स्टेट है, मुस्लिम स्टेट, जो कि न्यूक्लियर पावर बनी। पाकिस्तान को क्या हर्डल्स सामना करना पड़ी? पाकिस्तान ने किस तरह से न्यूक्लियर पावर अपना जो प्लान था वो दुनिया से छुपाया और फिर उसके बाद पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर बना। ईरान ऐसी क्या गलती कर रहा है कि अभी तक वो न्यूक्लियर पावर नहीं बन सका? इस सब पे बात करने के लिए और लेटर ऑन हमारे साथ जो आगे मज़ीद बात करने के लिए पाकिस्तान की हिस्ट्री के ऊपर हमारे साथ मौजूद हैं हिस्टोरियन डॉक्टर अमार अली जान। अमार अली जान साहब, मैं इनका तारुफ़ लफ्ज़ों में नहीं करवा सकता, आप सब इनको जानते हैं और इनको बहुत शौक़ से सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हाउ आर यू? डूइंग वेल, आप सुनाएं। सर, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा, आई एम फीलिंग लाइक अ सुपरमैन इस वक़्त, क्योंकि ये एक लॉन्ग ड्यू पॉडकास्ट था और मैं एक शेर कहना चाहूँगा अदीम हाशमी साहब का कि गम की दुकान खोल के बैठा हुआ था मैं, आँसू निकल पड़े खरीदार देखकर। वो ये शेर मैंने इसलिए ये कहा है शेर, क्योंकि जब मैंने पॉडकास्ट स्टार्ट किया था ना, तो मेरी जो फर्स्ट फर्स्ट गेस्ट मैंने जो अपने ज़हन में बनाया था और जब मैंने शीशे के आगे खड़े होकर प्रैक्टिस की थी, तो वो आपके पॉडकास्ट की थी। ओह, थैंक यू सो तो मच। आई होप मैं आपकी बात पे पूरा उतर सकूं। हाँ, डेढ़ थैंक यू। साल से मैं बाद ये आपका पॉडकास्ट कर रहा जी, हूँ। अच्छा सर, सबसे पहले बात करते हैं 2025 में आपने कभी सोचा था कि आप 2 फुल फ्लेज जंगें देखेंगे? और मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम असल में है क्या? जी। 1950s से ये शुरू हुआ और इसमें ऐसा क्या है कि अभी तक 75 साल से वो ट्राई कर रहे हैं और वो अचीव नहीं कर सके अपना गोल? एक तो थैंक यू, आपने बहुत वार्मली वेलकम किया। दूसरा ये है कि जो आपका पहला सवाल है 2025 में इन जंगों का, कुछ अरसे से हम ये चीज़ लिख रहे हैं और सिर्फ मैं नहीं, कई दानश्वर, कई एक्टिविस्ट दुनिया भर में बात कर रहे हैं कि इस वक्त दुनिया एक बहुत ख़तरनाक मोड़ पे है। वो ख़तरा क्या है कि हम अपनी आंखों के सामने एक ज़वाल पजीर साम्राज्य देख रहे हैं हुँ, जिसका नाम अमेरिका है। हुँ, और ज़वाल पज़ीर इसलिए है क्योंकि उसकी इकोनॉमिक ताकत जो है, माशी ताकत जो है वो कम हो रही है। पिछले 30-40 सालों से जो चाइना का राइज़ है, उसके बाद ओवरऑल जो इकोनॉमिक सेंटर्स हैं, वो अब सिर्फ वाशिंगटन नहीं रहा या न्यूयॉर्क, वो अब पूरे दुनिया में फैल गए हैं और अमेरिका के अंदर जो माशी बहरान है, वो हुँ। बढ़ता जा रहा है। उसका एक आपने नतीजा भी देखा है कि न्यूयॉर्क के अंदर ज़ोहरान ममदानी इलेक्शन ज़ोहरान जीत गए ममदानी और एक सोशलिस्ट। सोशलिस्ट जी, जीत जी। गया है उस शहर के अंदर जो सरमायादारी का हब है पूरी जी, दुनिया में। न्यूयॉर्क। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि एक ओवरऑल जो सिम्त है वो ये है, वो एक बहरानी कैफ़ियत है अमेरिका के अंदर। लेकिन अमेरिका की जो मिलिट्री ताकत है, जो अस्करी क़ुव्वत है, वो आज भी सारी दुनिया से ज़्यादा है। उनका बजट जो है वो 900 अरब डॉलर से ज़्यादा है और बाकी चीन का 250 अरब है और रूस वगैरह सबका मिला लें तब भी अगले 10 ममालिक का मिला के भी अमेरिका के बराबर नहीं होता।
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका डेवलपमेंट नहीं कर सकता, कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता, वो किसी मईशत को मजबूत नहीं कर सकता, लेकिन वो तबाही बहुत ज़्यादा बर्पा कर हुँ, सकता है। बिल्कुल। सो इट इज़ अ डिक्लाइनिंग पावर दैट कैन डिस्ट्रॉय बट कैन नॉट रिकंस्ट्रक्ट। अब आपने देखा कि अफ़गानिस्तान में यही हुआ, उसने तबाह किया, रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर सका। इराक में उसने बमबारी की, रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर रिकंस्ट्रक्ट सका। नहीं किया। लिबिया, लीबिया, सीरिया, सीरिया। यमन और ग़ज़ा आपके सामने है, वहाँ पे नस्लकुशी हो रही है एक बदतरीन। सो जगह-जगह अमेरिका इस तरह का हरबा इस्तेमाल कर रहा है और यूक्रेन रशिया का मामला भी यही है। यूक्रेन के ज़रिए वो रशिया को तबाह करना चाह रहे थे इतना असला दे के। जी। अ, ये एक ओवरऑल इम्पीरियल पॉलिसी है। इसलिए जो आज का दौर है बड़ा ख़तरनाक दौर है, क्योंकि ख्वाहिश साम्राज्य की ये है कि जहाँ भी कोई रुकावट हो, रुकावट कौन होता है? रियासतें होती हैं, रियासतें होती हैं। हुकूमतें होती हैं, हुकूमतों के पास जो अफवाज होती हैं वो होता है, जो असला होता है वो रुकावट होती है। उस रुकावट को ख़त्म किया जाए और वो जो उसको ख़त्म करने का सिलसिला है वो जंग के ज़रिए होता है और उसका नतीजा ये निकलता है कि वो जो समाज पूरा होता है वो खंडरात में तब्दील हो खंडरात में जाता है। तब्दील तो होता ये एक खंडरात का एक विज़न है जो अमेरिका इस वक़्त दे रहा है। तो है। इसलिए जंग जो है वो कोई उनका ज़ाती ख़्वाहिश नहीं है। हुँ, हुँ, ये याद रखें, ऐसा नहीं होता कि ख़्वाहिश है। ये एक आप समझ लें मारूज़ी हालात का तकाज़ा बन गया है साम्राज्य के लिए हुँ। इस वक़्त कि वो जंगें नीड है करें, उनकी। उनकी नीड है। इंडिया के साथ उनका क्या उन्होंने डील की है, यहाँ पे उन्होंने कहा है कि जी हम इसको काउंटर वेट बनाना चाहते हैं इस खत्ते का चीन के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, जी। चीन के खिलाफ। अच्छा उसका मतलब है आपने उनको भी असला मज़ीद देना है, उनकी भी वो अदम मतवाज़न कायम होगा पाकिस्तान और चीन के दरमियान। फिर पाकिस्तान को भी आगे से अपना एक डिफेंसिव कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। तो ये जो टेंशन्स जगह-जगह बन रही हैं, कभी फ़िलीपींस को में वो अपना बजट बढ़ा रहे हैं, फ़ौजी वहाँ पे जो उनका असर है बढ़ा रहे हुँ, हैं, ताइवान में बढ़ा रहे हैं, जापान में बढ़ा रहे हैं, वो चाइना को वहाँ से घेर रहे हैं। इधर इंडिया को इंडिया के ज़रिए अगर घेरने की कोशिश करेंगे तो उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे भी आएगा। पाकिस्तान पे भी आएगा। उधर अगर इज़राइल के ज़रिए ईरान को घेरने की कोशिश करेंगे, उसका इम्पैक्ट भी पाकिस्तान पे भी, अफ़गानिस्तान पे भी, चीन पे भी, हुँ, रूस पे भी। तो ओवरऑल अनस्टेबल पूरा हो गया है सिस्टम, जिसकी वजह से 2 जंगें अभी 6 महीने हुए हैं। बिल्कुल, 2 जंगें हो 2 चुकी जंगें हो हैं चुकी हैं। और अभी 2 जंगें तो डायरेक्ट हुई हैं ना, लेकिन गज़ा की नस्लकुशी भी चल रही है, शाम पे भी बमबारी हो रही है, लेबनान पे भी बमबारी हुई है, यमन पे भी, इस सारे अरसे में एक्चुअली 5-6 मुल्कों पर हुँ, बमबारी हो चुकी है। सो ये एक पूरे मामलात हैं। इसी तनाज़ुर के अंदर अगर आप देखें, पाकिस्तान हिंदुस्तान की भी लड़ाई देखें और ईरान और इज़राइल की भी, ये बुनियादी तौर पे मुकाबला टेक्नोलॉजी का है। हुँ, अब वो जंगें नहीं रहीं जिसमें आपने वर्जिश करके और हुँ, पहलवानी करनी है। अब तो ये है कि साइंस की बात है, आपके पास टेक्नोलॉजी कितनी है, टेक्निक्स क्या हैं और ये हकीकत है कि ये मामलात कई सालों से बल्कि सदियों से यही मामलात है। हुँ, कॉलोनियलिज़्म क्या था? बिल्कुल। बुनियादी तौर पे एक छोटा-सा मुल्क, अभी हम इज़राइल की बात करते हैं। अगर आप इंग्लैंड को देख लें, वो कितना छोटा मुल्क है हुँ, और उनका आप एम्पायर देखें, पूरा बरे-सग़ीर, ठीक है? इंग्लैंड पूरी की आबादी 10 करोड़ है, बरे-सग़ीर की बरसगीर आबादी के 2 अरब के 2 करीब अरब है, के करीब है। ठीक है? 2 अरब की उस यानी अपने से कम से कम मतलब 2000 गुना बड़े मुल्क के हुँ, ऊपर उन्होंने किया हुक्मरानी की। तो ये एक मिसाल है, फ्रांस का भी इसी तरह मामला था, दीगर का भी इसी तरह और यूरोप ने पूरा अमेरिका पे कब्ज़ा कर लिया, ऑस्ट्रेलिया ये उनके तो नहीं थे। ये सारी गेम टेक्नोलॉजी की थी। हुँ, टेक्नोलॉजी के ज़रिए आपने रियासतों को ख़त्म करके उस पे कब्ज़ा किया और उसमें क्योंकि नई टेक्नोलॉजी बार-बार आ रही होती है, तो बड़ा ज़रूरी होता है कि मिलिट्री टेक्नोलॉजी पे आप जो आपके हरीफ़ हैं, उनके साथ आप मुकाबला कर सकें। जो न्यूक्लियर बॉम्ब है, वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी थी 1940s में जब आई, मैनहट्टन प्रोजेक्ट हुआ, हुँ, ओपेनहाइमर आप लोगों ने शायद जी, मूवी देखी हो। तो अमेरिका ने सारी दुनिया के साइंसदानों के लिए एक अलग जगह बना दी जिसके ऊपर वो काम कर रहे थे, हुँ। यूरेनियम के एक्सपेरिमेंटेशन ऊपर। बिल्कुल। और ये फार्मूलाज 1920s 30s में इसमें बहस शुरू हो गई थी कि ये बन सकता है किस तरह का, अगर आप ख़ास तरह की एक साइंटिफिक टेक्निक्स और सारे मटेरियल्स कर लें तो आप एक बहुत बड़ी एक्सप्लोजन कर सकते हुँ, हैं और वो एक बहुत बड़ा टैक्टिकल एडवांटेज हो जाएगा जंग के अंदर, क्योंकि सारी कोशिश तो पहली पहली जंग अजीम में भी यही थी हुँ, कि कोई इस तरह के आपके पास बम आ जाए, हथियार आ जाएँ जिससे इस लेवल की तबाही हो हुँ। कि दूसरा मुल्क जो है वो परेशान होके परेशान पीछे हो हट जाए। तो पीछे हट जाए। जो पूरा आप समझे जो गैस थी, जो गैस कैनिस्टर्स मारे थे पहली जंग अज़ीम में, जी। उससे वो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ थी क्योंकि वो ट्रेंच वॉरफेयर था, सब लोग
खंदकें खोद खोद के लड़ रहे खोद के थे, बिल्कुल। तो वो गैस जब उन्होंने मारना शुरू की तो उससे एक तरह से पहली दफ़ा बर्तरी आई एक साइड के हुँ, पास कि वो उनको खंदकों से निकाल सकते हुँ, थे। अच्छा, एटॉमिक बॉम्ब उसी तरह से एक बर्तरी हासिल करने का तरीका था, और आप ये याद रखें कि जब पहली दफ़ा इस्तेमाल हुआ जापान के ऊपर, जापान के ऊपर। हिरोशिमा नागासाकी, तो उसका मकसद सिर्फ जापान को हराना नहीं था, उसका मकसद सोवियत यूनियन को भी मैसेज देना था कि हमारे पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है जिसकी मदद से हम आपको ख़त्म कर सकते हैं। हुँ, तो वहाँ पे सोवियत यूनियन, स्टालिन उस वक्त वहाँ पे लीडर था, तो उसने अपना जो सारी पेशकदमी करनी थी यूरोप की तरफ, वहाँ सोशलिज्म बहुत तेज़ी से फैल रहा था, क्योंकि सोशलिस्ट वो क़ुव्वतें थी जो फाशिज्म से लड़ी थी दूसरी जंग अज़ीम में। हुँ, लेकिन एटॉमिक बॉम्ब की वजह से ये फैसला किया गया कि अब हमने ज़्यादा पेशकदमी नहीं करनी, क्योंकि अगर की तो फिर अमेरिका जो है वो सोवियत यूनियन पे हाँ, बम गिरा बम देगा, गिरा देगा। और उसका कोई जवाब नहीं दिया जा सकता। हालांकि सोवियत यूनियन ने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ के अभी हिटलर को हराया था, लेकिन जब एटॉमिक बॉम्ब एक मुल्क के पास हो, दूसरे मुल्क के पास ना हो, तो फिर हुँ, मुकाबला नहीं हो सकता। इसीलिए फर्स्ट प्रायोरिटी पे सोवियत यूनियन ने 3-4 साल के अंदर अंदर दूसरी जंग अजीम के बाद एटॉमिक बॉम्ब बनाया। अच्छा, उसी दौरान आप देखें कि सीक्रेटली ये सारा काम हो रहा था, सीक्रेटली फ्रांस ने भी ले लिया, सीक्रेटली इंग्लैंड ने भी ले लिया, करते करते फिर चीन ने बनाया। बनाया। चीन का पहला, आप समझ लें सही मानों में एंटी कॉलोनियल अगर आप बॉम्ब कह सकते हैं, क्योंकि चीन के अंदर इनकलाब आया था। हुँ, चीन एक तरह से कॉलोनी की तरह थी, बिल्कुल। ठीक है। ओपियम वॉर्स हुई थी 19वीं सदी में, जिसके बाद यानी अफीम बेचता था इंग्लैंड बिल्कुल। चीन को, और जब चीन ने मज़ाहमत की तो उसने जंग करके उनके ऊपर ये एक ट्रीटी उनसे साइन करवाई, मुआहदा साइन करवाया कि आप अफीम हमारी खरीदेंगे। यानी आप देखें, और एग्ज़ैक्टली। उसको चाइनीज़ रिमेंबर आजकल अपने याद करते हैं कि 100 ईयर्स ऑफ ह्यूमिलिएशन, 100 ह्यूमन साल की हमारी जो बेइज्जती थी यूरोप के हाथों। 1949 में जो माओ ज़ेडुंग इंकलाब लेकर आया था सोशलिस्ट, वो एक तरह से आज़ादी का इनकलाब था, यानी साम्राज्य से आज़ादी। और उसको सबसे बड़ा ख़तरा अमेरिका से था। हुँ, अमेरिका ने पाबंदी भी फ़ौरन लगा दी, क्योंकि गंदम जो थी अमेरिका से आती थी, पाबंदी लगा दी। फिर रिजीम चेंज के लिए हर तरह की कोशिश की गई, ताइवान को बेस बनाया गया, और फिर एटम बम का ख़तरा था कि एटम बम गिरा देंगे, क्योंकि कोरिया में उस ज़माने में एक जंग हुई थी 50 से 53 में। तो उसके बाद चीन ने बहुत तेज़ी से, चीन ने भी एटम बम हासिल कर लिया। हुँ, ईरान की जहाँ तक बात है, तो ईरान के अंदर जो बॉम्ब बनाने की ज़्यादा एक तगदो हुई है। एक तो पुरानी 1950s का जो आप कह रहे हैं, वो तो एक ख़्याल था, ख वो श एज़ सच बहुत बड़ा पुश नहीं था। जो इराक-ईरान जंग हुई है, वो बहुत खौफ़नाक जंग थी। जी, 1980 से 1988, 8 जी, साल की जंग सद्दाम थी। वाली, सद्दाम, और सद्दाम को पीछे से केमिकल वेपन्स दे रहा था अमेरिका। अमेरिका। और उस वक़्त डोनाल्ड रम्सफेल्ड जो है, जो अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, वो सद्दाम से मिला था, और मिल के उसने कहा था कि ईरान के ख़िलाफ़ हम आपको मदद देंगे। मज़े की बात है, ईरान को भी सीक्रेटली स्टिंगर मिसाइल्स दिए थे हुँ, उन्होंने, जो एक बाद में बना था, स्कैंडल बना था ईरान कॉन्ट्रा अफेयर अमेरिका में। लेकिन ये सारे मामलात 80s में हो रहे थे, और डोनाल्ड रम्सफेल्ड वो बंदा था जो बाद में डिफेंस सेक्रेटरी बन गया था अमेरिका का, और जिसने इराक पे हमला करवाया था, हुँ, सद्दाम हुसैन पे इल्ज़ाम लगाया था कि ये केमिकल हथियार बना रहा है। केमिकल हथियार खुद उसने बनाया। उसे केमिकल हथियार 80 की दहाई में बेचे थे, और 2003 में उसके खिलाफ किया था। बहरहाल, वहाँ से ईरान के अंदर लीडरशिप में एक आइडिया हुआ कि हमें जब तक हम सुपियोरिटी नहीं बनाएंगे टेक्नोलॉजिकल, तब तक हम मुकाबला नहीं कर सकते। हुँ, वो साइंटिस्ट लेकर आए, कई तरह के साइंटिस्ट। अच्छा, अब आप ये याद रखें कि ड्रोन्स भी वो अपने खुद बना रहे हैं। ईरान, ईरान ने रूस को भी ड्रोन्स बेचे हैं बहुत बिल्कुल। ज़्यादा यूक्रेन की जंग में। ओके। उसके साथ साथ उनका ये है कि मज़ीद टेक्नोलॉजी उन्होंने बहुत ज़्यादा बनाई है। जो अभी आपने सारे मिसाइल्स देखे हैं, अल-फतह वगैरह बाकी, हुँ, वो उनके इंडिजिनस हैं, तो उनके ऊपर पाबंदियाँ थी बड़ी शदीद। हुँ, उसके बावजूद वो बनाने की कोशिश कर रहे थे। 90s के अंदर ईरान, लिबिया और शाम, ये 3 ममालिक, और फिर आप इराक भी लगा लें, इराक केमिकल, लेकिन शाम और लिबिया और ईरान, मिडल ईस्ट के अंदर ये तीनों न्यूक्लियर बॉम्ब हासिल करने की कोशिश कर रहे थे, और इससे बाहर शुमाली कोरिया। और शुमाली कोरिया ने बॉम्ब बना लिया। उसकी बड़ी एक वजह थी कि एक डिसाइसिव वहाँ लीडरशिप थी, जिसका बड़ा क्लियर था 1950s में, क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट जंग 3 साल लड़ी थी हुँ, अमेरिका के खिलाफ। अमेरिका के तो खिलाफ। उनको था कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पे इकोनॉमी ख़राब होती है, सही होती है, तो घास खाएँगे, बम बनाएँगे वाली बात थी उनकी, ज़ेडे जो भुट्टो वाली। भुट्टो वाली उनकी बात थी। ईरान के अंदर और शाम के अंदर, और कुछ हद तक इराक के अंदर, लिबिया के अंदर, 90s के अंदर एक रिफ़ॉर्म का पुश था। रिफ़ॉर्म क्या था कि हमें मग़रिब के साथ ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए।
और हमें ट्रेड बढ़ानी चाहिए, क्योंकि हम हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ लगी हैं, फिर इराक जंग की वजह से हम तबाह हुए हैं, हुँ, तो हम मज़ीद अपने लोगों के ऊपर मुश्किलात नहीं डाल सकते। फिर जो वहाँ पे एलीट्स होती हैं उनका भी था कि हम बिज़नेस करें पूरी दुनिया के हुँ। साथ। तो एक मामलात उन्होंने नॉर्मलाइज़ेशन की तरफ ले जाने की कोशिश की। उसमें जो हर्डल था वो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन था, और हार्ड लाइनर्स जो थे ईरान के अंदर और जो रिफॉर्मर्स थे उनके दरमियान तगदो शुरू हो और गई 90s। रिसेंटली रिजीम चेंज भी हुआ था और गवर्नमेंट इलेक्शन हुए थे इलेक्शन हुए जब थे, बिल्कुल। रिसानी जब उनका जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, वो अ, वो अगेन एक रिफॉर्म वर्सेस जो हार्डलाइनर है वहाँ पे बहस चलती है। और उसके अंदर जो रिफॉर्मिस्ट थे उन्होंने बार बार ये ऑप्शन दी वेस्ट को कि आप हम अपनी इकोनॉमी भी खोल देंगे वेस्टर्न कंपनियों के लिए, और हम अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम को भी पीछे ले जाएंगे अगर आप गारंटी करते हैं कि आप पाबंदियाँ हटा लेंगे और हमें सिक्योरिटी एक वो गारंटी देंगे कि इसराइल कुछ नहीं कहेगा या बाकी ममालिक कुछ नहीं कहेंगे। अच्छा, शाम और लिबिया के लिए ये तबाहकुन साबित हुआ, हुँ, क्योंकि उनकी जो जो रिफॉर्म्स हैं उसकी वजह से वहाँ पे स्टेट कमज़ोर हुआ, जी। निजी कंपनियों का होल्ड बड़ा हुआ, और उसके ज़रिए जो पेनिट्रेशन हुई मगरब की यूथ के अंदर, उन्होंने उसको इस्तेमाल भी किया, बगावतें करवाईं। और जब बगावत हुई इसके बजाय कि जिनके साथ वो मुज़ाकरात कर रहे थे, अब बशार अल असद जो था वो रिफॉर्मर था शाम में। शाम में, ठीक है? इसी तरह कज़ाफ़ी जो था वो आखिरी 10-15 सालों में ओपनिंग कर रहा था, वो टोनी ब्लेयर से भी मिला था जब वो हुँ, वज़ीर आज़म थे इंग्लैंड के, तो ओपनिंग एक की तरफ जा रहा था। उन उन दोनों के खिलाफ उन्होंने नेटो ने मुदाखलत कर दी, और यानी पूरा जो वो पूरा मुल्क ही, पूरी रियासत ही, पूरा समाज ही तोड़ के खंडरात में तब्दील कर हुँ। दिया। तो जब इस तरह के मामलात होंगे तो आप अंदाज़ा लगा लें कि मामलात किस तरफ जाएंगे। ये सब जाएँगे। सो ये सारी हर्डल्स थी जो ये ईरान को हर्डल्स फेस थी, करनी ये पड़ी। ईरान जिसकी बेस पे ईरान की थोड़ी सी सिचुएशन इसलिए कॉम्प्लिकेटेड थी कि वहाँ पे अवाम का प्रेशर भी था कि ज़िंदगी हमारी बेहतर होनी हुँ, चाहिए माशी तौर पे। हुँ। और जो रिफॉर्मर्स थे उन्हें मालूम था कि वो बेहतर हो नहीं सकती जब तक पाबंदियाँ कम नहीं पाबंदियाँ होती। कम नहीं होंगी। पाबंदियाँ कम नहीं होती जब तक आप न्यूक्लियर के बेस न्यूक्लियर पे थोड़ा-सा पीछे नहीं हटते। से सर ईरान स्ट्रेटेजिकली कितना इम्पोर्टेंट है फॉर और ये क्यों यूएस क्यों ये चाहता है कि ईरान बो डाउन कर जाए? यानी कि ईरान हथियार डाल दे। ईरान को किसी मुआहदे के तहत अगर वो अपना न्यूक्लियर पावर बनाते भी हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाते भी हैं, तो किसी मुआहदे के तहत जैसे पाकिस्तान के साथ मुआहदा है और पाकिस्तान की नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी तो नहीं है, लेकिन इंडिया इंडिया की जिस तरह नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी है, तो ईरान की भी इस तरह की पॉलिसी को बना के उनको भी खुद मुख्तारी और खुद एतमादी की तरफ लेकर आना चाहिए। हुँ। यूएस क्यों चाहता है कि ईरान घुटने टेक दे? यूएस की ख्वाहिश है कि जिस मुल्क के पास अभी वो कैपेसिटी नहीं आई, जिसकी बुनियाद पे वो आँखें दिखा सके, उससे पहले ही उससे हमेशा-हमेशा के लिए कैपेसिटी छीन लो। ये उनका बुनियादी सा एक है, और आप देखें एक साम्राज्य जो है जिसको पता है वो इकोनॉमिकली अब ब्लैकमेल नहीं कर सकता। हुँ, उन्होंने पाबंदियाँ लगाई, रूस पे नाकाम हो गई, चीन पे पाबंदियाँ लगाई, नाकाम नाकाम हो हो गई। गए। इवन ईरान के ऊपर, ईरान जो है वो एक बहरहाल एक फंक्शनल मुल्क है। हालाँकि आईएमएफ के पास भीख नहीं माँगते और हुँ, मुल्कों से नहीं माँगते, फिर भी उनके मामलात चल रहे हैं। उनकी ख्वाहिश है ईरान भी तबाह हो, क्यूबा भी तबाह हो। क्यूबा क्यूबा भी तो इतना तबाह सा है, इतना सा ठीक बिल्कुल। है? उसके पास तो कोई मिलिट्री पावर भी नहीं है, ना कोई इतनी बड़ी चीज़ है। लेकिन वो मिसाल चॉम्स्की कहता था कि ये चाहते हैं कि मिसाल भी कोई ना बने दूसरों के लिए कि हुँ। आप कमरे सीधी करके आप ज़िंदगी बसर कर ज़िंदगी सकते हो। बसर कर सकें। वो साम्राज्य का तो मतलब ही ये है कि आप घुटने टेकने पे मजबूर करो। आप लोगों के ऊपर शिकस्त, सिर्फ़ लोगों को शिकस्त दो मत, बल्कि उनके ऊपर शिकस्त की कैफ़ियत तारी करो। हुँ, ये है साम्राज्य का हुँ, मकसद, क्योंकि उसके ज़रिए आप बहुत कुछ उनसे निकलवा सकते हो। सो ईरान का आप ये याद रखें कि बहुत मसाइल हैं ईरान के, गलतियाँ भी हैं, सब कुछ है। लेकिन इस खत्ते में जहाँ पे मज़ाहमती तहरीकें हैं, ख़ुसूसी तौर पे इज़राइल के ख़िलाफ़ और साम्राज्य के ख़िलाफ़, वो चाहे इराक में चली, चाहे वो ईरान में, ईरान में तो ज़ाहिर है, इराक में, यमन में, यमन, लबनान में, शाम में, लिबिया में, हर जगह ईरान ने एक रोल अदा किया। बहरीन में भी इवन हुँ, उन्होंने रोल अदा किया। उसमें उन्होंने जो उनके पास एक स्ट्रेंथ आ गई है, वो ये आ गई है कि उन्होंने फ़िरका वाराना से भी वो आगे चले गए हैं, हाँ, क्योंकि वो गज़ा उन्होंने में तो फ़िरके का इश्यू नहीं है। वो ओवरऑल जो जिसे स्कॉलर्स कह रहे हैं एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस,
जो मज़ाहमत का एक पूरा एक कोलिशन बनता जा रहा है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनता जा रहा है जिसके पीछे ईरान है। और ईरान की पोज़ीशन जिस तरह मैंने कहा यहाँ तक आ गई है कि वो रशिया को भी यूक्रेन की जंग में उन्होंने ड्रोन्स दिए हैं और मज़ीद असला भी दिया है। और फिर चाइना के साथ मिलके बीआरआई में बड़ा उनका एक सेंट्रल एक वो बन गया है, क्योंकि वहाँ पे क्रिटिकल जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर अब डेवलप हो रहा है वो चाइना कर रहा है। और चाइना को जो मेजॉरिटी उनकी तेल की नीड्स हैं वो ईरान से पूरी हो रही है। पूरी हो रही ईरान है। का सबसे बड़ा जो इस वक्त इम्पोर्टर है ऑयल का वो चाइना चाइना है। है। तो ईरान बाय डिफ़ॉल्ट एक एक सिस्टम से जो ग्लोबल सिस्टम है उसके अंदर एक प्रॉब्लम है। हाँ, यूएस के इन्फ्लुएंस में नहीं वो नहीं होता। है। और एक प्रॉब्लम चाइल्ड जो होता है उसको पहले ही प्रॉब्लम है, उसके पास ऊपर से मिसाइल्स भी आ गए हैं, रियासत भी है, उसके ऊपर अगर न्यूक्लियर बम भी आ जाए फिर वो परमानेंट हो जाएगा। परमानेंट हो तो वो जाएगा। उनका ख्याल आज भी है कि कोई दिन एक आएगा जिस दिन हम ईरान को तबाह करके रजा पहलवी या इस तरह के किसी वतन फरोश को ऊपर बिठा देंगे। तो वो उनकी ख्वाहिश है। तो ये जो जंग थी ईरान इसराइल की, ये ऑब्जेक्टिव फेलियर्स की जंग थी आप समझते हैं कि ना इसराइल अपने ऑब्जेक्टिव अचीव कर सका, ना ही यूएस अपने ऑब्जेक्टिव अचीव कर बिल्कुल। सका रिजीम चेंज के। बिल्कुल, और रिजीम चेंज से भी आगे की बात थी। रिजीम चेंज तो उन्होंने कहा ना, पहले दिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरानी अवाम को कि हम आप निकलें बाहर। फिर ट्रंप ने भी कह दिया, फिर उसने भी कह दिया, रज़ा पहलवी ने भी पूरा बयान दे हाँ, दिया जैसे वो सदर बन चुका है। बन चुका है। और अवाम निकले ईरान के लेकिन नेतन्याहू के ख़िलाफ़। और जो मुखालफिन भी थे हुकूमत के, आप याद रखें उधर बहुत बड़ी तादाद ईरान में हुकूमत मुखालिफ है। मैं आऊँगा उस पे वो ज़रूर। वो भी निकले। लेकिन उनका आप शऊर देखें कि उन्हें मालूम था कि अग़यार में और हुकूमत से मुखालफत में फ़र्क है। फ़र्क अग़यार है। का साथ देना और हुकूमत से मुखालफत करना। तो बड़ा क्लियर उन्होंने एक डिस्टिंक्शन ड्रॉ की कि दोनों में फ़र्क है। और हम अगर हम ख़िलाफ़ हैं हुकूमती पॉलिसियों के, इसका ये मतलब नहीं है कि हम कि एक अग़यार की एक रियासत के साथ मिल के पाकिस्तान पे या ईरान पे हमला करा दें। ये हमारे पाकिस्तान के अवाम के लिए भी बहुत ज़रूरी है हुँ, समझना कि आपको एक डिस्टिंक्शन ड्रॉ करनी पड़ेगी, क्योंकि जो पेंटागन की प्लानिंग है, हुँ, जो नेटो की प्लानिंग है, जो इज़राइल की प्लानिंग है इस पूरे ख़ित्ते के लिए, वो यही है कि अंदरूनी तज़ादात को उजागर करके इनको कमज़ोर किया जाए। इसलिए हमें हमें ख़ामोश भी नहीं रहना, हुँ। हमें अंदरूनी मामलात पे आवाज़ भी उठाते रहना है, लेकिन हमें किसी का आलाकार भी नहीं बनना। आलाकार भी नहीं बनना। सर टर्निंग टू द टर्निंग द टेबल मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे कि आयतुल्लाह खामेनेई का फतवा भी है कि जो न्यूक्लियर वेपन है वो इस्तेमाल होता है तो उसमें जैसे इस्लाम के अंदर है ना कि जंग के अंदर दरख्त भी नहीं काटने चाहिए। तो उनका फतवा है कि न्यूक्लियर जो है वो नहीं देखता कि मासूम कौन है, मुजरिम कौन है, मासूम कौन है, वो सबको लपेट में ले लेता है। तो हम न्यूक्लियर नहीं बनाएंगे, हमारा कोई इरादा नहीं है। क्या ये एक डिप्लोमेटिक बयान है या वाकई वो ईरान नहीं चाहता कि जैसे आईएई ने भी कहा कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना रहा, लेकिन ये आपका तज्जिया कहता है कि आपकी एनालिसिस कहता है कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना चुका है। देखिए जो ख़ामेनेई ने बात की है वो ज़ाहिर है, अदरवाइज़ तो हम सब उससे एग्री करेंगे। लेकिन सियासत ख़ास तौर पे जियोपॉलिटिक्स जो है वो एक बड़ी बेरहम चीज़ है। और उसमें ये सिर्फ़ मोरालिटी नहीं चलती। ये ताकत का सवाल होता है। हुँ, और ताकत का तवाज़ुन कायम रखना बड़ा अहम हो जाता है। वरना तो यानी मुझ जैसे बंदे के लिए तो पिस्टल भी अच्छी चीज़ नहीं है। हुँ, पिस्टल भी नहीं होनी चाहिए एक मुल्क के पास ना, क्योंकि उससे लोग मरते हैं। लेकिन दूसरी जानिब अगर दुश्मन के पास टैंक हैं, जहाज़ हैं और एटम बम है और आपके पास पिस्टल भी ना हो, हुँ, तो ये गांधीगिरी अब हर जगह तो नहीं चल सकती। गज़ा में चल रही है हुँ। या शाम में चल रही है या बाकी जगहों पे इस वक़्त चल रही है। तो ये बड़ा हमें ध्यान से चलना पड़ेगा जियोपॉलिटिक्स के अंदर क्या करना है, क्या नहीं। मेरा ज़ाती ख़्याल है कि वो जो सोशल फ़ोर्सेस थीं, वो जो रुझानात थे ईरान की हुकूमत के अंदर जो एटमी हथियारों के ख़िलाफ़ थे, वो हावी थे हुँ, इज़राइल के हमले से पहले। ऑफ़ कोर्स उन्होंने कोशिश की थी बनाने की, हुँ, तो दोनों सारे रुझानात मौजूद थे। अम, लेकिन जो हावी थे वो थे जो कह रहे थे कि हमें ओपनिंग करनी है वेस्ट के साथ, वेस्ट मगरब जैसा। के साथ। इसलिए कोई उसके ऊपर एज़ सच पेशरफ़्त नहीं हो रही थी, हुँ, बहुत बड़े पैमाने पे। और आपने बिल्कुल सही कहा कि इंटरनेशनल एजेंसीज़ ने, सब ने ये कहा कि इस वक़्त ईरान बहुत दूर है। इवन तुलसी गाबार्ड ने भी यही बिल्कुल। कहा कि जी कोई अभी चांस नहीं है ईरान का। ऐसे में क्लियर था कि न्यूक्लियर बॉम्ब के ऊपर नहीं था ये हमला। हुँ, ये हमला था ईरान की तहज़ीब के ऊपर, रियासत के ऊपर, उसको सिफ़र करने की कोशिश थी ताकि
साम्राज्य के लिए जो पुलिसमैन का जो रोल है, उसके जो अखराजात हैं कम हो जाएँ। हुँ, कोई भी मुल्क अगर होता है, वो पीछे से सपोर्ट करता है, अगर उसके ताकतवर मुल्क है, तो जो कॉस्ट ऑफ इंपीरियल पुलिसिंग है, अगर आपने पूरे रीजन को पुलिस करना है, उसका पुलिसमैन बनना है, उसको कंट्रोल करना है, तो उसके जो अखराजात हैं बढ़ जाते हैं, क्योंकि हुँ, फिर इराक में भी लड़ाई हो रही होगी, यमन में भी हो रही होगी, शाम में भी हो रही होगी, लेबनान में भी हो रही होगी। अगर सब शिकस्त खुर्दा हो जाते हैं, फिर तो ज़्यादातर डकैतियाँ हो रही होंगी। उसके हुँ, लिए तो आपको कोई बड़ी प्लानिंग की बड़े ज़रूरत प्लान नहीं है, की आपको छोटे लेवल के चौधरी काफ़ी होंगे। ईरान के अंदर जो अब जो गद्दार हैं, उनको फांसियाँ देने का, उनको हैंग करने का जो सिलसिला-कार है, वो शुरू हो चुका हुआ है। 700 के करीब उन्होंने गिरफ्तारियाँ भी कर ली हैं, जो इसराइल के मावनतकार थे। क्या समझते हैं आप कि ईरान के अंदर जो इसराइल के जासूस बैठे हुए थे, क्यों नहीं पकड़ सके? और पहले हमले में इसराइल ने टॉप मिलिट्री ऑफिशियल्स को शहीद कर दिया। ये ईरान का इंटेलिजेंस फेलियर, इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर, कहाँ गलती की है ईरान ने? ईरान का देखिए, ये तो हर कोई कह रहा है कि काउंटर इंटेलिजेंस बहुत कमज़ोर है, और काउंटर इंटेलिजेंस ये होता है कि आपको सिर्फ अपनी इंटेलिजेंस गैदरिंग नहीं करनी है, आपको दूसरे मुल्क के अंदर भी इंटेलिजेंस गैदरिंग करनी है, क्योंकि उसके ज़रिए आपको पता चलता है कि आपके मुल्क में क्या हो रहा है, और उनकी इंटेलिजेंस के साथ आपका एक तरह से मुकाबला होना चाहिए। क्लियरली ईरान बहुत बुरी तरह से पेनिट्रेटेड था हुँ, मोसाद से, और ओवरऑल आप देखें कि जिस तरह से उन्होंने टारगेट किया, आप सही कह रहे हैं, कमांडरों को शहीद किया, और उनको एग्जैक्ट लोकेशन से पहले इस्माइल हनिया का भी यही हुआ था, जो हमास के बिल्कुल। लीडर थे, उनको भी ईरान में ही शहीद किया गया। तो वो एक मामलात उनके कॉम्प्रोमाइज़ थे इंटरनली, जो उनकी उनको वो तो इम्प्रूव करना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। उनको अपनी काउंटर इंटेलिजेंस भी बेहतर करनी पड़ेगी। उनको बहुत तेज़ी से बॉम्ब के ऊपर भी अब कुछ सोचना पड़ेगा। उनको अपनी फ़ज़ाइया बेहतर करनी पड़ेगी। उनकी जो एयर फ़ोर्स है वो मतलब मज़ाक है। हुँ, अब 70s 80s के उनके पास जहाज़ हैं, तो उनको बहुत तेज़ी से डेवलप करना पड़ेगा और जदीद टेक्नोलॉजी लेकर आनी पड़ेगी। लेकिन जो एक अच्छी बात है वो ये है कि अगर कोई और मुल्क होता और उसकी टॉप लीडरशिप इतनी जल्दी उड़ जाती, और क्लियर होता कि दुनिया के 2 सबसे खौफनाक जो हुँ, मिलिट्री मिलिट्री पावर्स हैं, पावर्स हैं। वो रिजीम चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें सीआईए भी है, मोसाद भी है, अमेरिका भी है, फिर पूरे नेटो ने सपोर्ट कर दिया, इंग्लैंड ने सपोर्ट कर दिया, फ्रांस, सब ने सपोर्ट कर दिया इजराइल को। तो शायद 3-4 दिन में ही मामलात ख़त्म हो जाते, हुँ, और मामलात ख़त्म हुए 12 दिनों में, और ईरान के हक़ में ख़त्म हुँ। हुए। ये बड़ी बात है कि जो जूनियर जनरल्स थे, जिनको कॉल्स आई थी, पता नहीं आपने वो देखा कि नहीं, कि वो ऑडियो लीक हुई है कि इजरायली एजेंट्स ने कॉल किया था जूनियर जनरल्स को शहादतों ईरानी। के बाद, और उनको ईरानी जनरल्स को कहा था कि अम, उनको तो हमने जहन्नुम वासिल कर दी है, अगर तुम अपनी बीवी बच्चों की ज़िंदगी चाहते हो तो वीडियो मैसेज बनाओ हुकूमत के ख़िलाफ़ और भाग जाओ। तो वो इस पोजीशन में आ रहे थे कि उस सारी चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ थे, उनका ख़्याल था कि मिलिट्री कू हो जाएगा, हुँ, जूनियर ऑफिसर्स कर देंगे कि हमें जंग नहीं चाहिए। जिस तरह से एक भी शख्स ने अपनी पोस्ट नहीं छोड़ी, हाँ। बल्कि पोस्ट पे आते रहे, शहीद होते रहे, ठीक है? इससे आइडिया होता है कि ईरान की जो तहज़ीबी जड़ें हैं वो कितनी मज़बूत हैं। हुँ, मैं 100% इस पे कन्विंस्ड हूँ कि सारे इस हुकूमत के साथ नहीं हो नहीं सकते। हो सकते। हो ही नहीं सकता ना, दुनिया में किसी मुल्क में ऐसा नहीं होता। लेकिन जब आप अंडर अटैक हो और आपकी कैपेसिटी ये बन जाए कि आप सारे एक पेज पे आ जाओ, हुँ, ये बड़ी बात होती है। बड़ी बात होती है। सर अ, क्या ये सीज़फायर बरकरार रहेगा? आप डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज़ को कैसे देखते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के मामले में भी उन्होंने सीज़फायर करवाया और फिर ईरान इसराइल में भी 1 दिन पहले हमला किया ईरान की न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर और उसके बाद उन्होंने सीज़फायर करवा दिया दोनों तरफ। क्या ये सीज़फायर होल्ड करेगा? जबकि ईरान एक ज़ख्मी शेर है। ज़ख्मी शेर की तरह वो अ, अभी हो चुका हुआ है। गो के उस ज़ख्मी शेर ने इसराइल को काफ़ी नुकसान पहुँचाया है, लेकिन उतना नुकसान नहीं पहुँचाया जो इसराइल ने पहले हमले में पहुँचाया था। क्या ये सीज़फायर बरकरार रहेगा? देखिए, जब तक इसराइल उस खत्ते में मौजूद है, सीज़ फायर जो भी होगा वो आर्ज़ी होगा। उसकी वजह ये है कि इसराइल एक एक्सपेंशनिस्ट फ़ोर्स है, वो एक बढ़ती हुई ताकत है। यानी उनका वो अपनी तोसी पसंदी उनके अंदर इतना एक बुनियादी उनका जज़्ब है, पूरी सोच जो है सहूनियत की, कि उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, और वो तज़ाद में आएगा रीजनल क़ुव्वतों से। वो एक नागज़ीर सी बात है। अब ये सवाल है कि क्या जंग हफ़्ते बाद होगी या 10 साल लगेंगे, हुँ, वो सवाल है। और
उम्मीद हम यही करेंगे कि फ़ौरन ऐसा कोई मामला नहीं होगा, क्योंकि एक मिलिट्री इक्विलिब्रियम कायम हो गया। हुँ, अमेरिका के अंदर भी जो ट्रंप की सपोर्ट बेस थी वो उससे नाराज़ हो गई, क्योंकि उसने कहा था मैं जंगों से निकालूंगा, हुँ, और लग रहा ये था कि जंग में वो शिद्दत लेकर आ रहा है। और अगर ईरान के अंदर वो चला जाता, क्योंकि ये क्लियर हो गया था कि ईरान के अंदर से कोई बगावत नहीं होगी। अगर आपने हुकूमत को हटाना है तो आपको फ़ौज अंदर भेजनी पड़ेगी। फ़ौज एक दफ़ा आप अंदर भेज दो तो ईरान की एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ की पॉलिसी है। उनके जो हमायती बैठे हुए हैं, वो इराक में भी बैठे हुए हैं, वो पाकिस्तान में भी बैठे हुए हैं, वो यमन में भी बैठे हुए हैं, वो शाम में भी बैठे, वो पूरा खत्ते में है जो उनके साथ लोग बैठे हुए हैं। बॉर्डर्स तो ख़त्म हो जाने थे। हाँ। ठीक है जी, बलूचिस्तान वाला बॉर्डर कोलैप्स कर जाना था, इराक वाला बॉर्डर कोलैप्स कर जाना था, बाकी बहरीन और कतर अगर और अगर सर फ़ौज वो भेज देता। भेज देता, हाँ जी, तो क्योंकि ठीक है। रियासतें जैसे कोलैप्स। वो शाह मोहम्मद मुसद्दक़ को रिजीम चेंज किया गया था, जस्ट लाइक दैट। मुसद्दिक के वक़्त तो उन्होंने कू करा दिया था। कू करवा ठीक दिया, है, ठीक है। कू तो हो रहा नहीं था इस दफ़ा, हाँ, ठीक है, वो तो क्लियर हो गया कि सब लोग जो हैं वो हुकूमत के साथ खड़े हो गए, ठीक है। तो उस मुसद्दिक के खिलाफ तो उन्होंने सीआईए ने एक कू करवा दिया, जिसमें उन्होंने जो ये 53 की बात है, जी अंदरूनी 53 सारे की। जो मामलात थे उसका उसका कसूर ये था कि मोहम्मद मुसद्दिक इलेक्ट हुए थे, इलेक्ट होके उन्होंने कहा कि जो तेल की कंपनी है वो मैं कौमी तहवील में ले नेशनलाइज़ रहा हूँ, करूँगा। उसके ऊपर उन्होंने सीआईए ने कू करवा दिया कि अपने मुल्क का भी आप जो तेल है वो नहीं कौमी तहवील में ले सकते। लेकिन बहरहाल वो हुआ नहीं, जब वो नहीं हो पाता तो फिर ऑप्शन है मिलिट्री, ठीक है। अब मिलिट्री एरियल बम्बार्डमेंट से भी कुछ नहीं बना। हुँ, नेक्स्ट ऑप्शन है बूट्स ऑन द ग्राउंड, जिसे कहते हैं कि बूट्स ऑन आपको मुदाखलत करनी है, आ गई। बाकायदा लोग। इसका मतलब है ईरानी रियासत ने एकदम से कलाप्स करना था। अब कलाप्स जब करती है रियासत तो इतना असला है, उसकी पूरी कैपेसिटी है बॉर्डर्स को मैनेज करने की, सब कुछ ख़त्म हो जाता है, ठीक हुँ। है। और असला हर तरफ आता है, जो हमारे पाकिस्तान में भी आता, इराक में भी जाता, पूरा एक इंडियन ओशन के ऊपर भी पूरी एक तमाशा तो ये मचता। रीच कहाँ से उन्होंने अपने मिडल ईस्ट में जो उनकी बेसेस हैं, यूएस की बेसेस हैं, मिलिट्री बेसेस हैं, वहाँ से उन्होंने वहाँ से रीच अटैक करना वहाँ था, से अटैक करना। और वो प्लान जो और फिर है, मिडल ईस्ट इसके अंदर क्या किरदार अदा करता? वो तो देखिए हर मुल्क के लिए मसला बन जाना था, क्योंकि ईरान का ये बात करें ना कि वो इतना बड़ा मुल्क है, हुँ, कि वो जो इंसर्जेंसी उसके बाद होनी थी, वो पूरे खित्ते की इंसर्जेंसी होनी थी। बिल्कुल। और इंसर्जेंट से बात करना बहुत मुश्किल है हुकूमतों के मुकाबले। हुँ, वो तो एक नॉन स्टॉप वॉर होनी थी फिर। सही। जी, अगले 10-12 साल से पीछे से रशिया थोड़ी-सी सपोर्ट कर देता, पीछे से चाइना थोड़ी-सी सपोर्ट कर देता। पाकिस्तान के लिए भी एक अज़ाब बन जाना था, हुँ, ठीक है। एक तो आपकी इकोनॉमी डिपेंड करती है ख़ुसूसी तौर पे बलूचिस्तान की सस्ते तेल पे और सब चीज़ों पे, ईरान से जो चीज़ें आती हैं। वो एक बहुत बड़ा, यानी हमारी दोस्त हैं डॉक्टर फरवा, उन्होंने लिखा है कि आपका लोकलाइज्ड फैमिन्स, यानी कहत होने थे बलूचिस्तान के अंदर अगर ये मामलात इसी तरह चलते रहते। और दूसरा ये था कि इतना असला आ जाए गरीब एक हुँ। पूरे खित्ते में इतना असला आना था ना, क्योंकि वो जो सारी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सीस्तान वाला एरिया है। सिस्तान भी है, फिर देखिए, ये तो हम ईरान के अंदर ही आप कह रहे हैं ना हुँ, सिस्तान, मैं कह रहा हूँ उससे बाहर जो पूरा रीजन है, अच्छा। जहाँ बलूचिस्तान भी साथ है, कतर भी साथ है, बहरीन भी साथ है, यमन भी साथ है, इराक भी साथ है। मतलब आप पूरा खित्ता देखें ना, इस खित्ते में आप समझे कि पूरा ईरान का जितना भी असला है, हुँ, उसने चले जाना था, या ज़ाहिर है रियासत ख़त्म हो गई ना, तो उसने फैल जाना था, फिर ठीक है। प्रॉक्सीज़ के लिए कोई बहाना ना रहता, फिर वो तो तो हर तरह की प्रॉक्सी बीच में हुँ, आनी थी। फिर पीछे से चीन ने भी सपोर्ट करना था, फिर पीछे से रूस ने भी सपोर्ट करना था। हौज़ीज़ ने भी आ फिर तो जाना था। एक ना ख़त्म होने वाली जंग शुरू हो जानी हुँ, थी। ठीक। और इसी डर से अमेरिका के अंदर जो इसके अपने सपोर्टर्स में थे ट्रंप के, उन्होंने कहा कि यार ये आप हमें इस तरह के दलदल में फंसाने लगे हैं जो इराक से 10 गुना बड़ा होगा। हुँ। अच्छा, ये ज़ोहरान ममदानी जो सोशलिस्ट अभी इलेक्ट हुए हैं, इलेक्ट तो नहीं हुए लेकिन वो नॉमिनेट हुए हैं, और उनके जो ओपोनेंट थे कोमो। कोमो कोमो जो थे वो इसराइली लॉबी के थे, और न्यूयॉर्क के अंदर इसराइल काफ़ी भारी मिकदार के अंदर सरमायाकारी करता है, ठीक है? और वो लोग काफ़ी भारी मिकदार के अंदर उनकी इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट थी। मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ कि मार्को रूबियो ने भी और जेडी वेंस ने भी इस तरह के बयानात दिए इंटरनेशनल मीडिया पे, मैंने पढ़ा कि हम यूएस को इसराइल की प्रॉक्सी नहीं बनने देंगे। क्या यूएस इसराइल की प्रॉक्सी बन चुका है, और इसराइल यूएस के लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है? देखिए, मैं नहीं समझता कि इज़राइल की प्रॉक्सी यूएस है। यूएस की प्रॉक्सी इज़राइल है। इसराइल।
इसराइल की पहले इम्पोर्टेंस मैं अगर आपको बताऊं तो इसराइल की इम्पोर्टेंस ये है कि ये ख़िता जो था पूरा मिडल ईस्ट का, ये दीगर ख़ितों की तरह 1940-50 की दहाई में आज़ादी की तरफ जा रहा था और साम्राज्य मुखालफत की तरफ जा रहा था, जिसमें जमाल अब्दुल नासिर एक बहुत बड़े लीडर थे मिस्र के, जिनके नाम पे नासिर बाग है हमारा लाहौर का। जी, फिर कज़ाफ़ी थे लिबिया में, जिनके नाम पे कज़ाफ़ी कज़ाफ़ी स्टेडियम है। स्टेडियम में। आप समझ लें सारे मुस्लिम दुनिया के बड़े बड़े लीडरान थे पूरे मिडल ईस्ट के अंदर, उसमें शाम में भी लोग थे, उसमें इराक़ में भी इनकलाब आया, दीगर जगहों पे आया। उस सब को रिवर्स करने के लिए रद्द इनकलाबी क़ुव्वत जो मग़रिब को मिली उस ख़ित्ते में, वो इसराइल था। इसराइल इज़राइल। उनकी आप समझ लें एक छावनी है, एक एक अस्करी चौकी है, फ़ौजी चौकी, वो जिसकी बुनियाद के ऊपर वो पूरे ख़ित्ते को कंट्रोल कंट्रोल करते हैं। करते हैं। उनको असला देते हैं, वो जंगें करता है, वो पूरा डिसिप्लिनिंग करता है, वो फ़लस्तीन को भी मारता है, वो शाम को भी मारता है, वो इराक़ को भी मारता है, वो साथ लेबनान हर जगह लड़ाई जो है वो इसराइल करता है। तो ये एक पूरे ख़ित्ते के अंदर जो पॉलिटिक्स को गंदा किया है, वो इसराइल ने किया है। उन सारी सोसाइटीज़ को मिलिटराइज़ होने पे मजबूर किया है। जो डेमोक्रेसी का स्पेस है या साम्राज्य मुखालफत का स्पेस है, उसको ख़त्म किया ख़त्म किया। है। तो ये इसराइल की इम्पोर्टेंस है। जहाँ तक ज़ोहरान ममदानी की बात है, वो उस रुझान की अक्कासी कर रहा है या रुझान की इस वक़्त अलामत है, जो कह रहा है कि यार ये सब जो आप कह रहे हो अमेरिका का फ़ायदा है, ये क्या हर अमेरिकी को फ़ायदा है हुँ, या एक छोटे से तबके को फ़ायदा है, जो जंग के ज़रिए, जो दुनिया में बगावतें करवा के, रद्द-ए-इनकलाब ला के, मुल्कों को तबाह करके अरबों-खरबों डॉलर कमाता है, जबकि हमारे हिस्सों में इन जंगों की वजह से महँगाई आती है, हमारे हिस्से में बेरोज़गारी आती है। न्यूयॉर्क जो है, वो इस वक़्त दुनिया के सबसे महँगे तरीन शहरों में से है। अगर आपके पास बहुत प्रॉपर्टी है उधर तो बहुत अच्छा है क्योंकि प्राइसेज़ ऊपर जा रही हैं। लेकिन अगर आप किराए पे रह रहे हो, हुँ, जो कि ज़्यादातर मेहनत कश रह रहे हैं और मेहनत कशों की मेहनत से ही मुल्क चलता है, शहर चलता है, तो वो अपना घर का किराया भी नहीं दे सकते, वो खाने के भी वो पूरा नहीं कर सकते। तो वो जो तज़ादात हैं सरमायादारी के, वो उसका एक मजमूआ बन गया था न्यूयॉर्क। और उसके अंदर एक ऐसे शख्स का आना जो ना सिर्फ़ गरीबों की बात कर रहा है, मेहनत कशों की बात कर रहा है, वो कह रहा था कि जी हम ट्रांसपोर्ट माफिया से लड़ेंगे, हम लैंड माफिया से लड़ेंगे, हम चीज़ों को सस्ता करेंगे, हम अरबपति लोगों पे टैक्स लगा के गरीबों को रिलीफ देंगे। ये एक सोशलिस्ट हम इसे कहते हैं कि जो सरमायादारी के सामने खड़ा होके उसका मुकाबला करे। ये एक बड़ी बात है। तो ना सिर्फ वो ये कह रहा है बल्कि वो इस मौके पे जब इज़राइल इतनी दुनिया भर में मुदाखलत कर रहा है, मिडल ईस्ट में तबाही लेकर आ रहा है, ऐसे में उसने इज़राइल के ख़िलाफ़ जो पोज़ीशन ली, वो बहुत बड़ी बात है क्योंकि आपने सही कहा कि तेल अवीव के बाद जो सबसे बड़ा शहर है यहूदियों का, वो न्यूयॉर्क है और न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क के अंदर सारे यहूदी जो हैं वो तो ज़ायनिस्ट नहीं, हमें सुहूनी, ज़ायनिस्ट और ज़ायनिस्ट यहूदी में फ़र्क करने की फ़र्क ज़रूरत जो है। फ़लस्तीन के हक़ में बहुत सारे जो नौजवान निकल रहे हैं, जो आप यूनिवर्सिटी कैंपसेस पे देख रहे हैं अमेरिका में, वो यहूदी हैं, हुँ, जो कहते हैं हमारा मज़हब हमें अलाउ नहीं करता कि हम ये सारे ज़ुल्म व बर्बरियत करें फ़लस्तीनियों के साथ। ज़ायनिस्ट। ज़ायनिस्ट जो हैं, वो लोग हैं जो इज़राइल के भी हक़ में हैं और जो गज़ा में जो कुछ हो रहा है, उसके ऊपर भी वो पर्दा डालने की कोशिश करते हैं और उनकी भी बड़ी तादाद है। यानी वहाँ पे न्यूयॉर्क में स्प्लिट है जूइश कम्युनिटी। कुछ हुँ, जो हैं वो ज़ोहरान के साथ हैं और एक बड़ी तादाद जो है वो इज़राइल के साथ है। तो ऐसे में अ, यहूदियों का, मुसलमानों का, स्याफ़ाम लोगों का, लातीनी लोगों का, गोरे लोगों का, सबका मिल के एक भारी अक्सरियत में ज़ोहरान ममदानी को वोट देना, एंड्रयू कोमो के ख़िलाफ़ वोट देना जिसने इस्लाम दुश्मनी यानी इस्लामोफ़ोबिया इस्तेमाल किया, जिसने इज़राइल वाला मामला उछाला, जिसको अरबों डॉलर मिल रहे थे इज़राइल की जो लॉबी है उससे। उस सब के बाद उसका जीत जाना इस बात का सबूत है कि जो मशीन है साम्राज्य, वो कमज़ोर होती जा रही है। ईरान ने भी जिस तरह से आगे लड़ाई लड़ी, इसी हफ़्ते 2 ख़बरें हमें मिली हैं। ईरान की लड़ाई ईरान की लड़ाई। और ज़ोहरान ममदानी का जीतना दोनों इस बात का सबूत हैं कि जो साम्राज्य मशीन है वो कमज़ोर होती जा रही है। पाकिस्तान ने 1998 में वैसे तो न्यूक्लियर अ, हम टेस्ट किया, न्यूक्लियर टेस्ट किया, वेपन्स टेस्ट किए। लेकिन पाकिस्तान की जो जर्नी है न्यूक्लियर की, वो थोड़ी-सी हमें बताएँ कि पाकिस्तान को कौन-कौन सी हर्डल्स का सामना करना पड़ा था? और ये बिफोर प्री डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, क्योंकि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान से पहले ही हमारा न्यूक्लियर का जो प्रोग्राम था वो शुरू हो चुका हुआ था। हुँ। तो ये ज़रा न्यूक्लियर की पाकिस्तान की स्टोरी सुनाएँ ज़रा हमें। देखें बुनियादी तौर पे ये था कि
पाकिस्तान का एक बड़ा मुतज़ाद एक रहा है सारे मामले में, क्योंकि पाकिस्तान चला गया अमरीकी कैंप में 53-54 में सीटो सेंटो में चले गए। तो एक तरह से जो सीटो सेंटो में जा रहा था वो कह रहा था कि अब हमें तो ज़रूरत नहीं है किसी भी किस्म की अपनी बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी बनाने की, क्योंकि अमेरिका ने हमारे तहफ़्फ़ुज़ की गारंटी ले ली है। वो पहली गारंटी तो 65 में ही क्लियर हो गया कि क्लियर हो जब गया। हमने अमरीकी हथियार इस्तेमाल किए, तो वो कम्युनिज़्म के ख़िलाफ़ लड़ाई के लिए हमें दिए गए थे, हाँ, सोवियत यूनियन के खिलाफ सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़। तो उसकी वजह से जब हमने इंडिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किए तो हम पे पाबंदियाँ लग गईं, पाबंदियां लग गई। और वहीं से हमारी मईशत ख़राब होना शुरू हुई। जो अयूब खान के ख़िलाफ़ पूरी तहरीक थी, उसकी बुनियाद यही थी कि वो सारी जो मईशत बनी थी, वो बनी ही अमरीका के ज़ोर पे थी, और जैसे ही अमरीका ने हाथ उठाया तो ख़त्म हो गया हम्म, मामला। फिर 70-71 में जो सारे मामलात हुए, उसमें भी अमरीका की तरफ से कोई एड नहीं आया। वो बहरी जहाज़ की बात थी, वो नहीं आया, नहीं पहुँचा। 72 में ये बात क्लियर थी कि पाकिस्तान के वजूद के ऊपर बहुत सारे सवाल उठ रहे थे। वो एक टाइम था जिसमें ये बात होनी थी कि हमारा क्या, बहुत सारी चीज़ों का फ़ैसला होना था। बांग्लादेश को हम एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं? करेंगे कि नहीं करेंगे। मुसलमान मुल्कों में हमारी क्या स्टैंडिंग होगी? हिंदुस्तान से हमारे क्या रिश्ते होंगे? और उसके साथ-साथ चौथी चीज़ बड़ी हो गई कि हिंदुस्तान के पास उस वक़्त न्यूक्लियर बॉम्ब आ गया, ठीक है, 74 में। 74। अच्छा, अब ये सारा जो टाइम पीरियड है, ये अर्ली 70s का हमारा, ये बहुत उस लिहाज से गैर यकीनी एक माहौल था, और उसके अंदर मैं समझता हूँ कुछ बहुत बड़ी चीज़ें हुईं। एक बड़ी चीज़ ये हुई कि बांग्लादेश को रिकग्नाइज़ कर लिया गया। कर लिया। शेख मुजीब को 74 में इस्लामी समिट कॉन्फ्रेंस पे बुलाया। उसके बाद भुट्टो साहब भी गए ढाका, ढाका और गए। उनको बहुत पुरतपाक उनका इस्तकबाल हुआ ढाका में, और पार्लियामेंट में उन्होंने ख़ताब किया। बहुत अच्छा वो सारे मामलात बने। उसके साथ-साथ इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस हो गई, तो उसमें सारे क़ज़ाफ़ी भी आए, और भी सारे बड़े लीडरान आए, शाह फैसल भी थे, और भी लोग थे। उनकी वजह से हमारे ताल्लुकात जो हैं वो इस्लामी दुनिया से भी ठीक हो गए। और ये वाहिद समिट थी ना जो पाकिस्तान के अंदर हुई थी? जी, वाहिद समिट वाहिद थी, समिट। लाहौर में हुई थी। और इसके बाद कोई लीडर जो था वो फिर बारी-बारी सब या तो फांसी होती गई या फिर सबको मार दिया गया, सबको मार दिया सबको गया। मार दिया गया। वो एक पूरी तारीख़ है कि उस सारे वो जो जुर्रत दिखाई थी उस ज़माने में। मुजीबुर रहमान मुजीब शेख शेख मुजीब मुजीब सॉरी आई एम सॉरी शेख मुजीब जो थे उनको उनकी आर्मी ने भुट्टो साहब को हैंग कर दिया गया, फांसी हो गई और उसके जो ये क्या स्टोरी थी ये मतलब कि इसमें नहीं, ये सारे में ये मामला अगर मैं थोड़ा-सा बताऊँ कि उस टाइम पे जो भी साम्राज्य दुश्मन था, उसके ख़िलाफ़ उसको उस रास्ते से हटाने का फ़ैसला हो गया था। चाहे वो राइट का था, लेफ़्ट का था, शाह फैसल का भी हुआ, इधर आपने देखा क़ज़ाफ़ी पे पाबंदियाँ बढ़ गईं, उसके बाद शेख मुजीब वाला उसके अंदरूनी भी बहुत मामलात होते हैं। शेख मुजीब को भी हटाया, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को हटाया। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने तो कहा था हुँ, कि वो कि जी, ये जो उसने कहा था कि जो हाथी है वो ना, ही नाइदर फॉरगिव्स नॉर फॉरगेट्स, ना वो भूलता है ना वो माफ़ी देता है, इफ आई ठीक है। एम असैसिनेटेड में उन्होंने इफ आई एम असैसिनेटेड में भी उन्होंने अमेरिका के हवाले से बात की, और पहले से भी उनकी किताब थी मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसमें उन्होंने मिथ बड़ा क्लियरली कह दिया था कि अमेरिका के हमें कैंप से निकलना है। वो नहीं और मैंने जो पढ़ी। इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस हुई, उसके अंदर भी बड़े क्लियर था कि एंटी इसराइल पोजीशन ली थी, क्योंकि इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस 73 की जंग के बाद हुई थी, बाद 74 में में से हुई थी, और उसमें पूरा फ्रेमवर्क ही था एंटी इसराइल। तो उसमें हेनरी किसिंजर वगैरह सब बड़े नाराज़ थे। एक मीटिंग की बात वो करते हैं कि एक मीटिंग हुई थी उनकी, भुट्टो साहब की हेनरी किसिंजर के साथ, जिसमें उन्होंने कहा था कि विल मेक एन एग्जाम्पल आउट ऑफ यू। और किस बात पे कहा था कि अगर तुमने न्यूक्लियर बॉम्ब हासिल बॉम्ब किया। हासिल किया। पाकिस्तान का जो रीबिल्डिंग का प्रोसेस था 70s का, जिसमें बांग्लादेश को एक्सेप्ट किया, इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस हुई, पाकिस्तान का आइन बना, उसके अंदर एक बड़ा सवाल, और फिर शिमला मुआहदा भी हुआ, तो इंडिया से भी ताल्लुकात अदरवाइज ठीक थे, लेकिन एक बड़ा सवाल था कि आप अगर एक आपका मुल्क जो है, जो दुश्मन है, उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब आ गया है, तो आप क्या आप कंप्लेसेंसी दिखा सकते हो? और ये वो ज़माना है जिसमें सारी दुनिया गैर यकीनी की सूरत हाल में है। 73 में ना सिर्फ इसराइल ने बमबारी करके तबाह किया कई ममालिक को, एक बार फिर मिडल ईस्ट जी। के, बल्कि 73 में एक आलमी माशी बहरान भी आ जाता है, हाँ, सन 1973 का फाइनेंशियल क्राइसिस। तो दुनिया किस तरफ जा रही है, कुछ आइडिया नहीं था। फिर जंग, जो वियतनाम की जंग थी, वो बढ़ के लाओस और कंबोडिया में भी चले गए थे। अमेरिका ने खुल के बमबारी की थी। ओवरऑल हालात ये बन गए थे कि कोई भी सेफ नहीं है। ऐसे में अपनी सेफ्टी करना, कायम करना अहम हो गया था, और सबसे जो उस वक़्त ज़ामिन समझी जाती थी चीज़,
आपके तहफ़्फ़ुज़ की, वो एक न्यूक्लियर बॉम्ब था। न्यूक्लियर वहाँ बम। से पूरा प्रोसेस शुरू किया। अच्छा, अब इसमें कोई बहुत ज़्यादा साइंटिफ़िक जीनियस का सवाल नहीं होता, क्योंकि उसके तो फ़ॉर्मूलाज़ वग़ैरह मालूम हैं, जो अच्छा एक साइंटिस्ट है, उसको मालूम है। ज़्यादा इश्यू होता था कि वो ग्लोबल पूरा नेटवर्क बनाना, हुँ, जिसके ज़रिए आपको वो टेक्नोलॉजी मिले। हुँ, उसको असेंबल करना, उसके ऊपर एजेंसियों की आपस में लड़ाई होती थी कि इस मुल्क को नहीं लेने देना, उसको नहीं लेने देना, वो लेने की, उसमें स्मगलिंग नेटवर्क्स और सो सारे मामलात जो थे अंडरग्राउंड थे। वो सा उस पे भी कोई बहुत अच्छी चीज़ अभी तक से पाकिस्तान के प्रोग्राम पे नहीं लिखी गई, लेकिन नाउ वी नो कि वो सारा जो मामलात थे वो अंडरग्राउंड किए गए। 70s में वो शुरू हुए। 80s में हमें ये एडवांटेज मिल गया कि इसके बावजूद कि हमने एक तरह से अमरीकी कैंप में पूरी तरह से चले गए वो सो कॉल्ड अफ़गान जिहाद के अंदर, लेकिन उसकी वजह से हमारे पास ये स्पेस मिल गया कि हम न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी प्रोग्राम रखें, जारी रखें। क्योंकि अमेरिका को हमारी बहुत शदीद ज़रूरत थी। जब भुट्टो साहब ने ये कहा था कि हम घास खा लेंगे लेकिन एटम बम ज़रूर बनाएँगे, तो सारी दुनिया को पता चल गया था कि पाकिस्तान ये प्लान कर चुका है कि अब उसने न्यूक्लियर पावर बनाना है। तो ये प्लान असल में था किसका? इसके बहुत सारे क्लेम्स आते हैं कि या ये ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का प्लान था न्यूक्लियर बनाना, पाकिस्तान को न्यूक्लियर ताकत बनाना, या ज़िया साहब का था, या नवाज़ शरीफ साहब का था। ये क्या नहीं, नहीं, फिनिशर वो तो कौन वो तो था? वो ऑर्गेनाइज़र कौन था? नहीं, वो देखिए, एक तो आप कह सकते हो कि ओवरऑल तो अ, कोई भी जो रियासत में जो डिफेंस एनालिस्ट है रहा है सीरियस, उसको ये आइडिया था कि हमें ये बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपने खुद मुख्तारी रखनी है एक ऐसे खत्ते में जहाँ पे मुसलसल जंग हो रही है। तो ये जंग भी रोकने का एक तरीका है, डेटरेंट है जी, न्यूक्लियर बॉम्ब। लेकिन वो टाइमलाइन आप देख लें तो आपको पता चल जाएगा, ठीक। सबसे पहले कौन था? कौन था तो और ज़ुल्फ़िकार फिर अली भुट्टो ज़ुल्फ़िकार था। अली भुट्टो थे। और वो आज से नहीं, यानी 70s में नहीं, 60s में ये मामलात शुरू हो गए थे। 65 के बाद हुँ। ये क्लियर हो गया था कि वेस्ट जो है प्री वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। बिल्कुल 65 की बात है, जी। ठीक है। 65 की जंग में क्लियर हो गया था कि वेस्ट जो है वो आपका साथ नहीं देगा। उसके 2 साल बाद जो 6 डे वॉर हुई थी, जिसमें इज़राइल ने तबाह कर दिया फिर से एक दफ़ा मिडल ईस्ट के सारे ममालिक को कब्ज़ा कर लिया, गोलान हाइट्स पे भी, और सिनाई डेज़र्ट और वो सारा मिस्र से भी, शाम से भी टेरिटरी छीन ली, फ़लस्तीन को भी ख़त्म कर दिया, पूरी तरह से ख़त्म कर दिया, कब्ज़ा कर लिया। तो ये क्लियर हो गया था कि अगर आपने साम्राज्य मुखालिफ कैंप में जाना है तो आपको मिलिटरीली अपने आप को तगड़ा करना हुँ। पड़ेगा। और वो बात फिर 72-73 में भुट्टो साहब ने उसके ऊपर फैसला कर लिया था कि हमें वो एक्वायर करना है। उस वक्त तो ज़ियाउल हक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी नहीं थे, नहीं, ठीक नहीं है, था वो तो बिल्कुल। जूनियर जनरल थे। तो ये भुट्टो साहब ने उसके ऊपर पूरा उसको पब्लिक में भी ले आए थे, और उसके ऊपर तगोदो शुरू हो गई थी, और एजेंसियों की आपस में लड़ाइयाँ भी शुरू हो गई थी कि किसी तरह पाकिस्तान को रोकना है। और जिस तरह मैंने कहा, उसमें कुछ वो एक बुर्दबारी और लॉन्ग टर्म थिंकिंग है, कुछ लक है पाकिस्तानी स्टेट की कि ज़रूरत, हम फ्रंट लाइन स्टेट बार-बार बनते गए, तो हमारी ज़रूरत इस तरह की थी कि हमें वो इस तरह उठा के फेंक नहीं सकते थे। हुँ। लेकिन इवेंचुअली वो टेक्नोलॉजी 80s में, इवन 90s में, बीबी के टाइम पे, नवाज़ शरीफ के टाइम पे मिसाइल टेक्नोलॉजी हमारी बेहतर होती गई। तो उसकी जो इनिशिएशन थी वो भुट्टो साहब के दौर में थी, वो प्रोग्राम जारी रहा ज़िया थ्रू आउट 80s भी, 90s भी, और फिर जब एटॉमिक टेस्ट हुए वो नवाज शरीफ के नवाज़ दौर में शरीफ। हुए। तो फिर आप जिधर से मर्जी उसको पकड़ लें, हुँ। लेकिन ये जो फोरसाइट थी, इनिशिएटिव था, ये ये भुट्टो साहब डेफिनेटली का। भुट्टो साहब का था। इसमें मेरे ख्याल किसी को शक नहीं होना चाहिए। इसमें मैं एक और बात कर लूँ कि जो बाद में इल्ज़ाम लगा था अब्दुल कदीर खान पे कि उन्होंने जी इसको बेचा है और वो क्वालिफ़िकेशन सारा वगैरह। स्मगलिंग हुई है। ये ये जिसे हम कहते हैं रेट्रोएक्टिवली एक सर चीज़। मैं आता हूँ इस पे भी, जी, जी। मैं पहले ये जानना चाह रहा हूँ कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का रोल क्या था न्यूक्लियर पावर, पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर बनाने में? रोल यही था कि वो जो जो ओपेनहाइमर का था। हुँ। देखिए, एक ये टेक्निकल चीज़ है, ये मैं और आप नहीं कर नहीं कर सकते, सकते। ठीक है ना? हम इसकी डिफेंस का जो इम्पैक्ट होगा उस पे बात कर सकते हैं, हुँ। हम जियोपॉलिटिक्स कर सकते हैं। अगर आप मुझसे कहें कि मैं समझाऊँ कि यूरेनियम एनरिचमेंट क्या होती है और किस तरह से आपने इसको इसको कन्वर्ट करना है हाँ, इनटू वो यार एटॉमिक कि पावर, बिल्कुल। वो तो मैं तो उसको तो नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं कर सकता, ना मैं वो क्लेम करता हूँ। हुँ। ये और ये आम बंदा भी नहीं, आम साइंटिस्ट भी नहीं कर सकता। आपको थोड़ा-सा यानी हाई प्रोफाइल साइंटिस्ट चाहिए। फिर जो जो जिन साइंटिस्ट को आता है, मिसाल के तौर पे जो हैं बड़े साइंटिस्ट, वो एग्री क्यों करेंगे कि इतनी खौफनाक चीज़ करें? खौफनाक अभी आप चीज़। देखें कि साइंसदान जो है, ईरानी साइंसदान, उन्होंने मार दी। हुँ। अ, 16 के करीब। 16 के करीब, राइट? हमारे
अब्दुल कदीर खान के साथ क्या हुआ। ये चीज़ें आसान नहीं होती, ये एक रिस्क होता है ना, कोई रिस्क होता लेता नहीं है अनलेस आप बहुत ज़्यादा नेशनलिस्ट हो और है। आप बिलीव करते हो कि होना चाहिए। तो उसके लिए उसको सारा सुपरवाइज़ करने के लिए उस टीम बनाना, उस टीम को सुपरवाइज़ करना, फिर क्योंकि आपकी सारी ज़िंदगी फिर एजेंसियों के इर्द-गिर्द गुज़रती है। जी। आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट हो किसी मुल्क के और आप फिर कह रहे हो मैं पिकनिक के लिए जा रहा हूँ लंदन हाँ। या मैं कहीं और जा रहा हूँ। एवरी मूव इज़ देन सर्वेलेंस। अंडर सर्विलेंस, राइट? सर्वेलेंस। और उनकी वाइफ भी फॉरेनर थी। हम्म। तो पूरा एक बड़ी उनकी कुर्बानी तो थी उस लिहाज से। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान कंट्रोवर्सी आखिर असल में थी क्या? क्या कोई हुआ था डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के साथ 2004 में? फिर हमने एक पीटीवी के ऊपर एक माफ़ी भी देखी। फिर डॉक्टर साहब ने ये भी कहा कि ये माफ़ी मैंने मैंने 2 बार कौम को पाकिस्तान को बचाया, एक बार न्यूक्लियर ताकत बना के, दूसरी दफ़ा ज़िम्मेदारी कबूल करके। असल में वो डॉक्टर कदीर खान कंट्रोवर्सी थी क्या? थी ये कि जी नेटवर्क्स थे न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन के, वो 1940 की दहाई से मौजूद है। मौजूद है, बिल्कुल। ठीक है। कोई अगर आप कोई हॉलीवुड की फिल्म देख लेना तो उसमें ये सारे नेटवर्क्स मौजूद हैं, उसमें सीआईए भी इन्वॉल्व है, हुँ, उसमें मोसाद भी इन्वॉल्व है, उसमें हमारी एजेंसीज भी इन्वॉल्व है, उसमें रॉ भी इन्वॉल्व है, उसमें सब इन्वॉल्व है। हुँ, ठीक है जी। उसके ऊपर केजीबी ज़ाहिर है बहुत हैविली इन्वॉल्व थी उसमें। और 90s के अंदर कोई भी मुल्क जो बनाना चाहता था न्यूक्लियर बॉम्ब वो इन्हीं नेटवर्क्स के ज़रिए बनाता था। ये 40s 50s 60s 70s 80s में भी हुँ, यही कुछ ठीक, था। ठीक है? वो डिपेंड करता है कि आपने कब किसी मुल्क को पनिश करना हो, जी। आप उस वक्त वहाँ पे कर दो कि नहीं जी ये इस मुल्क की वजह से चला गया नॉर्थ कोरिया के पास। हुँ, ये इल्ज़ाम था ना, लिबिया नॉर्थ लीबिया, कोरिया नॉर्थ ये वो। कोरिया, तो ये इससे पहले किसको नहीं पता था? सबको पता था। सबको पता था। अ, लोग बात कर रहे थे, आर्टिकल लिखे जा रहे थे। कौन सा मुल्क है जिसने अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर है इस वक्त? इसराइल। इज़राइल, बिल्कुल, इज़राइल तो वो उसके सारे साइंटिस्ट जो थे वो सारे प्रोलिफरेशन में इन्वॉल्व हैं। हाँ, उनके प्राइम मिनिस्टर इन्वॉल्व हैं, हुँ, उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इन्वॉल्व हैं, उनको नहीं पकड़ना। हाँ, वो बहुत यानी वो कोई ऐसी चीज़ है कि हाँ नॉर्मल है, इसराइल के पास हक है, क्योंकि दूसरों को आप इंसान नहीं समझते। अब्दुल कदीर खान ने जो चीज़ की है वो गैर इंसानी है या वो ऐसी है कि जी जिसको काबिल बर्दाश्त नहीं। वो एग्जैक्टली वही चीज़ थी जो बाकी कर रहे थे। हुँ, अब्दुल कदीर खान को तो कुर्बानी का बकरा बनाया गया। एक तो वेस्ट ने प्रेशर डाला। सवाल तो सबसे पहला ये बनता था कि जी आपके बिल्कुल नीचे जिस मुल्क को आप चला रहे हो, जो आपकी फौजी छावनी है इज़राइल, इज़राइल, उसमें जो बना है, हुँ, ठीक है, जो 19 आज तक डिक्लेयर्ड नहीं है, डिक्लेयर्ड नहीं है और ये बात क्लियर है कि उनके पास 90 के करीब न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। हैं और एक भी इंस्पेक्शन नहीं हुई। नहीं हुई आज तक। ईरान की इंस्पेक्शन हुई है, इराक की इंस्पेक्शन हुई है, पाकिस्तान जो है वो अब सिग्नेटरी है हुँ, कई पैक्ट्स का। ठीक है, हमारी ऑफिशियल एक पूरी पॉलिसी है जिसके ऊपर हम करते हैं। चाइना की हुई है, सब की। उससे पहले लिबिया, सीरिया, सब की इंस्पेक्शंस हुई हैं। जिस मुल्क की आज तक कोई इंस्पेक्शन करने की भी जरूरत नहीं कर हुँ, सका, उस मुल्क में ऐसी क्या ख़ास बात है? और अब्दुल कदीर जो है, अब्दुल कदीर को उन्होंने फिर हमारी रियासत ने भी कुर्बानी का बकरा बनाया, क्योंकि अगर आप स्टैंड नहीं ले सकते, हुँ, जैसे घर में होता है आप पकड़े जाते हो, सारे बहन-भाई आइसक्रीम होती है जो नहीं हाँ, खानी होती, वो खा रहे सारे खा रहे मिलके सब, होते हैं। फिर एंड में एक पे डाल देते हैं कि इसने खाई है। इसने किया था। वो किया हमारी रियासत ने अब्दुल कदीर खान के साथ। जबकि इश्यू ये था कि यार आइसक्रीम हमारे लिए आई थी, हमने खा ली, ठीक है ना? इसमें ऐसी कौन-सा कोई स्कैंडल है? लेकिन उस वक़्त क्योंकि हमारा प्रॉब्लम ये है कि कोई खुद मुख्तारी नहीं है, कोई कैपेसिटी नहीं है कि हम बाहर हुँ, यानी बाहर की जो ताकतें अग़यार हैं उनको जवाब दे सकें। तो हम ख़ामोशी से हमने वो कर लिया और अपने ही बंदे को उसमें कुर्बान किया। ये अच्छी बात नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छी बात है, प्रोलिफरेशन होनी चाहिए थी। हुँ, काश ना होती, लेकिन ये एक फैक्ट था, सबको पता था हो रही है और सब सब इन्वॉल्व थे। सब और साम्राज्य के पास जो ताकत है वो यही है कि वो फैसला करता है कि किसके लिए क्या चीज़ हलाल है और वही चीज़ किसके लिए हराम है। आराम, और ये फैसला उस वक्त हुआ कि ये पाकिस्तान के लिए हराम है, इसराइल के लिए हलाल है, बस आराम। इतनी सी बात। सर एंड मैं सॉरी मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि डॉक्टर कदीर खान ये क्यों कहते हुए इस दुनिया से रुखसत हुए कि इस कौम की खिदमत करने का अफ़सोस है? वो कौम से क्यों नाराज़ थे? देखिए अक्सर लोगों का जो
पाकिस्तान वापस आते हैं, कुछ करना चाहते हैं मुल्क के लिए। ये इतना एक ख़तरनाक ख़ित्ता है, मैं इसमें से पाकिस्तान की बात भी नहीं करता, ख़ित्ता इतना ख़तरनाक है कि एक पॉइंट के बाद जाके जब आपकी अहमियत बढ़ जाती है, जब आप एजेंसियाँ और मुल्की एजेंसियाँ भी, गैर मुल्की एजेंसियाँ भी आप पे नज़र रखी होती हैं, आपके लिए रिवॉर्ड्स बहुत थोड़े होते हैं और कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। हुँ, अ, भुट्टो साहब, ठीक है, उनको फांसी हुई, हुँ, बीबी को शहीद किया गया। जी, कोई भी शख्स यहाँ जमहूरियत की कोई बात करता है, मैं नज़रियाती मेरा इख्तिलाफ हो उनसे ना हो, नवाज शरीफ के साथ क्या हुआ, अभी इमरान खान के साथ क्या क्या हो हो रहा रहा है? है, और किसी के शख्स यानी जो सज़ा मिलती है ना, वो अच्छाई की मिलती है। हुँ, जब वो गलत कर रहे होते हैं ना, तब नहीं सा जब वो आइन को पामाल कर रहे होते हैं, जब वो डिक्टेटरों के साथ मिले होते हैं, जब वो अगयार के साथ मिले होते हैं, उस वक्त वो आप समझें कि ब्लू आइड बॉय होते हैं हुँ, रियासत के। उनको ऊपर कर किया जा रहा होता है, उनको आगे किया जा रहा है। वही लोग जब कोई सही काम करने लगते हैं, उनको सज़ा मिल जाती है। तो हमारे यहाँ इंसेंटिवाइज़ किया जाता है गलती को, हुँ। और इंसेंटिवाइज़ किया जाता है अच्छाई को, और इसी वजह से लोग फिर मायूस होते हैं। सर टर्निंग द टेबल, अब बात करते हैं थोड़ी-सी सियासत के ऊपर। हाँ, ज़रूर। अब बात करते हैं थोड़ी-सी सियासत के ऊपर सर। हाउ यू सी कि जो बिलावल भुट्टो ने पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान के नैरेटिव को प्रेज़ेंट किया है, इसकी इंडिया को जिस तरह उन्होंने क्रश किया है बिलावल ने, ठीक है, अपने नैरेटिव के साथ, अपने कॉन्फिडेंस के साथ, आप इसको कैसे देखते हैं? और इंडिया जो है, वो हथकंडे आज़मा रहा है, वो रॉ जो है वो मोसाद के साथ भी मिली हुई है, सीआईए के साथ भी मिली हुई है, ईरान के अंदर भी वो जो है वो साजिशें कर रहे हैं। फिर पाकिस्तान में अभी रॉ के कराची से एजेंट्स पकड़े गए हैं, ठीक है, पंजाब से भी पकड़े गए हैं। तो इंडिया जो है पाकिस्तान के अंदर जो कुलभूषण यादव के बाद फिर से उनके एजेंट्स पाकिस्तान के अंदर पकड़े जा रहे हैं। हुँ। तो क्या एक नई जंग का खतरा आपको लग रहा है? और बिलावल के बारे में थोड़ा-सा बता दीजिए? जी, इंडिया का तो मामला बड़ा क्लियर है। इंडिया के अंदर जब से खसूसी तौर पे हिंदुत्व आई है, हुँ, ये एक सोच है जो कि अगेन सुहूनी सोच की तरह एक एक्सपेंशनिस्ट है, तोसी पसंद है, और वो रुक रहे नहीं हैं, ना वो पाकिस्तान के साथ, उनके से पाकिस्तान के साथ तो तारीखी तौर पे ताल्लुकात ख़राब हैं। अभी वो अमेरिका के फ्रंट लाइन स्टेट बन गए हैं चीन के हुँ, खिलाफ, ठीक है। फिर नेपाल के साथ उनकी इतनी शदीद लड़ाई है कि उन्होंने हुँ, नेपाल के ऊपर पाबंदियाँ लगा दी थी जब उस वहाँ पे ज़लज़ला आया हुआ था, खाना रोक दिया था, हुँ, क्योंकि उनका अंदरूनी मामलात में मसला था। जी। बांग्लादेश से उनके मामलात इस वक़्त शदीद ख़राब हैं, और आज ही सर्वे में पढ़ रहा था कि पा बांग्लादेशी जो हैं वो सबसे ज़्यादा तकरीबन नफ़रत सबसे ज़्यादा नफ़रत करते हैं हिंदुस्तान हिंदुस्तान से से, करते हैं, और बिल्कुल। पाकिस्तान उनके फ़ेवरेट मुल्कों में से बन गया, हाँ, हालाँकि हमारी उनसे जंग हुई थी। जंग। यही मामले उनके श्रीलंका के साथ हैं, यही मालदीव्स के साथ हैं। यानी हुँ, चलें, पाकिस्तान एक मुल्क गलत हो सकता है। अब सारा खित्ता तो गलत नहीं हो सकता ना, और एक मुल्क ठीक हो हुँ, हिंदुस्तान, ठीक है? तो ये हिंदुस्तान को अब सोचना पड़ेगा कि वो किस तरफ उसने जाना है, क्योंकि वो अब फ्रंट लाइन स्टेट बनना चाह रहा है अमेरिका का, लेकिन उसे समझ नहीं आ रही, उसके ज़हन में वो खुद इज़राइल है और बाकी पूरा खित्ता जो है वो गज़ा है। हुँ, तो वो एक, मुझे लगता है कि वो एक उस बड़ी कन्फ्यूज़न का शिकार हो गया है। ना इंडिया इज़राइल है, ना हम गज़ा हैं। गज़ा है। तो वो मई वाली लड़ाई में भी क्लियर हो गया था, मुस्तकबिल में भी बार-बार इंशाल्लाह क्लियर होता हुँ, रहेगा। तो उनके वो तो एक उस रास्ते पे चले गए हैं। जहाँ तक पाकिस्तान की और बिलावल की डिप्लोमेसी की बात है, पाकिस्तान की डिप्लोमेसी ओवरऑल अच्छी रही है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं समझता हूँ असल बात ये है कि अवाम ने साथ दिया है बहुत ज़्यादा। ये हमारे हुक्मरान तबकात को अब समझने की ज़रूरत है कि जो अवाम के ऊपर रोज़-रोज़ गद्दारी के इल्ज़ाम लगते थे कि वो भी गद्दार, वो भी गद्दार, हुँ, अ, होश के नाखुन लें। आपका डिफेंस करने वाले पूरे सोशल मीडिया पे, आपका डिफेंस करने वाले हर जगह कौन थे? वो पाकिस्तान की अवाम थे। ईरान के अंदर भी यही हुआ है। ईरान के अंदर भी अवाम निकली है जिनको जो खिलाफ भी थे। अगर हम आपके खिलाफ बात करते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम मुल्क की सालमियत पे कोई हमला कर रहे हुँ, हैं या तबाह करना चाहते हैं। खिलाफ हम आपकी पॉलिसियों के हैं, पॉलिसी हुई और है। वो हम आज भी हैं, हम पहले भी थे। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर मुल्क पे हमला होता है तो हम अगयार के साथ मिलेंगे। बिलावल साहब की भी जो डिप्लोमेसी रही है वो अच्छी रही है। लेकिन अगर पाकिस्तान को वो वाकई मजबूत करना चाहते हैं, तो उनको अपनी गवर्नेंस की तरफ भी देखना पड़ेगा। आज ही यानी कल यूसुफ नज़र साहब ने एक लिखा है आर्टिकल डॉन में कि इकोनॉमिक सर्वे जो आया है सिंध का, सिंध में 58% थी लिटरेसी रेट 2008 में जब पीपल्स पार्टी हुँ, की गवर्नमेंट आई है। 17 साल हो गए हैं, आज 80% होनी चाहिए थी, 80% होनी चाहिए। आज 57%, 57 1% कम हो कम गया हो गई है। 17 साल बाद। तो हम कहते हैं जी हमने टेक्नोलॉजी में मुकाबला करना है, हमने अब ये जो चीन की टेक्नोलॉजी, तो ईरान की टेक्नोलॉजी, तो रूस की टेक्नोलॉजी, तो इज़राइल की टेक्नोलॉजी, हुँ, हमारे
स्कूल जाने वाले बच्चों की तादाद भी कम होती जा रही है। बिल्कुल। सो दिस इज़ अ क्राइसिस, और ये मैं समझता हूँ गवर्नेंस का फेलियर है। तो जहाँ पे हम डिप्लोमेसी की तारीफ़ करेंगे, वहाँ हम इन्हीं हुक्मरानों को इनका एहतसाब भी करेंगे अंदरूनी तौर पे, कि अगर आप नहीं कर रहे, हमारा मुस्तकबिल ठीक नहीं कर रहे, आप सोशल इंडिकेटर्स पाकिस्तान के ठीक नहीं कर रहे, तो आप पाकिस्तानी खुद मुख्तारी के ऊपर भी एक हमला कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। पीटीआई की जो टॉप सियासी क़यादत है, वो कोई तगद-वो नहीं कर रही, जब बल्कि वो आपस में ही उनका इन्हिराफ है। जब अलीमा खान के ऊपर वो कह रहे हैं कि माइनस इमरान खान उनकी, और अलीमीन गंडापुर एक पेज पे, अलीमा खान एक पेज पे। क्या समझ रहे हैं कि ये क्या हो रहा है पीटीआई के अंदर? देखिए, पीटीआई का एक तो पहली बात है कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि खान साहब अभी भी बहुत पॉपुलर हैं एज़ अ पॉलिटिकल लीडर। लेकिन कुछ सियासी गलतियाँ उन्होंने खुद की। अम, वो तो 2023 से अगर आप देख लें, जनवरी 2023 में हुँ, जब वो अपने पीक पे थे, जब परवेज़ इलाही वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जीते थे पंजाब में, तो पंजाब हुकूमत भी इनके पास थी, केपी हुकूमत, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर पे सदर इनका था, सुप्रीम कोर्ट के सारे जज इनके थे, और जूनियर जनरल्स भी इनके थे, मीडिया भी इनके साथ था। तो ये एक उस वक़्त ही वाज़ द मोस्ट पावरफुल मैन इन द कंट्री। हुँ, अ, वहाँ से किस तरह से डिक्लाइन हुआ है, और उसमें कई गलतियाँ की हैं। एक, हुकूमतों को तोड़ देना, कंप्लीट जो डोमिनेशन की ख्वाहिश थी ना, आई थिंक वो गलत ख्वाहिश थी। हुँ। हुकूमतों को तोड़ा, उसके बाद फिर ट्रंप से सारी उम्मीदें लगा बैठना, वो भी सारा ख़त्म हो गया। हुँ, वो हमारे चीफ के साथ उन्होंने कर लिया, कर लंच कर लिया, लिया, लंच कर लिया। वो मामला ख़त्म। सो अब पीछे बचता क्या है कि आपने तंज़ीम आपके पास है नहीं, हजूम है। हजूम है। हजूम के अंदर हर कोई एक दूसरे के ख़िलाफ़ है, कई धड़े हैं। वो कहते हैं केपी का बजट पास होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, उस पे लड़ाई शुरू हो गई है। सुना है बहन की और जो उनकी वाइफ़ हैं, उनकी आपस में नहीं आपस में बन नहीं रही। बन रही। खैर ये धड़े नॉर्मल होते हैं, हर पार्टी में होते हैं, तो मैं ये नहीं कह रहा कि पीटीआई में कोई सीवियर प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आपने इतनी बड़ी इनकलाबी जद्दोजहद करनी है, उसमें तो फिर आपको डिसिप्लिन चाहिए था, तो डिसिप्लिन वो नहीं है मौजूद। तो हालात के मुताबिक आपने फिर देख के आगे की चाल चलनी होती है सियासत में, और वक़्त लेना होता है। हुँ। इस वक़्त ये लग रहा है कि उनका जो सोशल मीडिया है, वो बिल्कुल किसी और तरफ चल रहा है, ठीक है? वो तो कि कोई और ही नैरेटिव चला रहे हैं, वो वो देखिए, वो बुनियादी मसले पे नहीं आ रहे। प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको लाइक्स और व्यूज़ की आदत पड़ जाए ना, हुँ, और उस वो ये हो कि उसमें सबसे सख्त बात को सबसे ज़्यादा मिलती है अहमियत, तो वही कर रहे हैं, वो सख्त बात किए जा सख्त रहे हैं, बात उसकी किए जा रहे अहमियत मिलती जा रही है। और मेरे ख़्याल उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है, सख्त बात, उसको थोड़ा-सा कहीं न कहीं इनको मिडल ग्राउंड करना हैं। पड़ेगा। खान साहब वापस आके फिर से स्पेस बना सकते हैं, चीज़ों को पुश, क्योंकि देखिए सियासत के अंदर चीज़ें ख़त्म नहीं होती, टाइम हर वक़्त चल रहा होता है, और टाइम के अंदर कॉन्ट्रडिक्शंस आगे-पीछे, तज़ादात आगे-पीछे हो रहे होते हैं। जो अभी ताकत में है, हमेशा ताकत में नहीं रहेंगे। हुँ, इमरान खान साहब की जो स्ट्रेंथ है, वो क्या है? स्ट्रेंथ ये है कि वोट उनका है, वोट उनका है, ठीक है? अवाम उनके और साथ। अवाम उनके साथ है, ये स्ट्रेंथ है। अगर आप कोई बार्गेन कर लेते हो, बदतरीन लड़ाइयों के अंदर भी, जंगों के अंदर भी कॉम्प्रोमाइज़ेज़ होते हैं, राइट? तो हुँ, मैं एक इनकलाबी सोच से आता हूँ, और सारे बड़े इनकलाबी लीडरों ने जो बड़ी चीज़ लिखी थी, एक तो इनकलाबी तो हर कोई लफ़ाज़ी कर सकता है, लेकिन किस मोमेंट पे एक स्टेप पीछे लेना है, ये भी इनकलाबी जद्दोजहद का हिस्सा हुँ। होता है। स्ट्रैटेजिक। स्ट्रैटेजिक थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और स्ट्रैटेजिक थिंकिंग इस वक्त ये होनी चाहिए कि आपने किस तरह से मामलात को आगे लेके जाना है, एक स्टेप आगे लेके जाना है, और वो तब तक नहीं होगा जब तक खान साहब बाहर नहीं आते, बाहर नहीं आते। क्योंकि खान साहब के अलावा फ्रैंकली कोई पार्टी है नहीं। सर, पाकिस्तान में जो बाएँ बाजू की सबसे बड़ी जमात है, वो पीपल्स पार्टी है, जो सबसे मकबूल जमात है। उसके अलावा आपकी भी पार्टी है, डॉक्टर तैमूर की भी पार्टी है, दूसरी भी पार्टीज़ हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी जमात है, वो पीपल्स पार्टी है, वो और वो एलीट की जमात है। लेफ्ट तो मज़दूरों के और जो पसमानदा तबका है और जो अ, लेबर क्लास है, उसकी आवाज़ है। तो क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान में ये फैशन बन चुका हुआ है कि जो अब देखें कि जो मज़दूर है, वो तो उसको नहीं पता कि मैंने बाएँ बाजू की आवाज़ बनना है। हालाँकि डॉक्टर तैमूर की और आपकी बड़ी जद्दोजहद है, आप
बड़े लोगों के साथ मिलते हैं, लेकिन वो एक इतने मैस लेवल पे नहीं है, ठीक है? तो क्या ये फैशन बन चुका हुआ है पाकिस्तान के अंदर के बाएँ बाजू की बात करनी है? जो एलीट है वो बाएँ बाजू की बात करती है और जो आम तबका है उसको पता ही नहीं है क्या नहीं, बात हो रही है। अल्लाह करे फैशन बन जाए, क्योंकि इसका मतलब है अगर फैशन कोई चीज़ बन रही है उसका मतलब है उसमें तो फिर बहुत लोग आ रहे हैं। हुँ। मैंने नहीं ख्याल इतने लोग आ रहे हैं लेफ्ट के अंदर, ये अभी भी एक नहीं, सिर्फ़ एक छोटा मख़सूस सर्कल है। तबका आ रहा है, एलीट का तबका आ रहा है। मतलब छोटा एलीट का एक तबका है। एलीट ज़्यादातर तो राइट विंग है, बड़ी पार्टियों में मौजूद है एलीट, नून लीग में है, पीपल्स पार्टी भी आपने कहा एलीट की पार्टी है, वो अब उस तरह से लेफ्ट का अपने आप को कहाँ कहते हैं। दीगर पार्टियां भी इसी तरह हैं, उनके अंदर एलीट्स मौजूद हैं। लेफ्ट को जो जब हम लेफ्ट कहते हैं तो हम कहते हैं वो लोग जो सिस्टम के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं या उन तबकात को की नुमाइंदगी कर रहे हैं जिनको सिस्टम में जगह नहीं मिलती, हुँ, राइट? सो वो एक मेरे ख्याल थोड़ी सी कमी हमारी तरफ भी ये है कि और मैं मीडिया की तरफ से भी कहूँ, मीडिया के भी हवाले से कहूँगा कि वो देख रहे नहीं है कि कौन से लोग जद्दोजहद करें। मिसाल के तौर पे ओकाड़ा मिलिट्री फार्म्स की इतनी बड़ी जद्दोजहद है। जी। उसके बाद अभी अंजुमन मज़ारिन की एक बहुत बड़ी जद्दोजहद चल रही है कॉर्पोरेट फार्मिंग की। अभी हम पिछले दिनों भक्कर भी गए थे और भी जगहों पे जलसे हो रहे हैं। वो लेफ्ट की जद्दोजहद है। लोग ना कहें हम लेफ्ट के हैं, ये तो हमने कहलवाना भी नहीं लोगों से। हुँ, ये तो कोई हमारी जीत नहीं है ना कि हर बंदा लेफ्ट राइट की बात कर रहा हो। हमारे यहाँ अलग ज़ुबान है। हुँ, गरीब की बात, किसान की बात, मज़दूर की बात, वो सब तो कर रहे हैं जलसों में। हमारे एक बाबा लतीफ़ एक बहुत बड़े लेबर लीडर हैं फैसलाबाद के, जो हज़ारों लोग का मजमा करते हैं और इस वक्त बहुत बड़ी जद्दोजहद कर रहे हैं। कोट लखपत में भी, फैसलाबाद में भी मिनिमम वेज के ऊपर हम उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं, लड़ रहे हैं। तो वो एक स्ट्रगल्स हो रही हैं माशरे के अंदर, वही असल लेफ्ट है। मैं समझता हूँ वो हम तो दानिशवर आप कह रहे हैं ना हुँ। लेफ्ट के। अ, थिंक टैंक्स। थिंक टैंक हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो स्ट्रगल करने वाले हकीकी लोग हैं, वो तो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं और बहुत बड़ी-बड़ी कुर्बानियाँ दे रहे हैं। और उनको हम आप अगर मेरा फ़ेसबुक देखें, बाकी ट्विटर देखें, उनको हम बार-बार उनका ज़िक्र करते रहते हैं उसके ऊपर। जहाँ तक बात है कि उस बड़े लेवल पे हमारा नहीं हो सका ब्रेक थ्रू, उसकी एक वजह है कि यानी ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका हमें नहीं इल्म। हुँ, उसकी वजह एक तारीखी वजह है कि 1980 की दिहाई में पूरे लेफ्ट को स्मैश कर दिया हुँ, जनरल ज़िया की हुकूमत ने, आप हुँ, कहते हैं। अमेरिका की मदद से उन्होंने सारी ट्रेड यूनियंस पे पाबंदी लगा ली, तुलबा यूनियंस पे पाबंदी लगा दी, पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो ख़त्म कर दिया। आज हम कहते हैं ज़ोहरान ममदानी ने बड़ी ज़बरदस्त जीत हासिल की है। हम ये नहीं देखते कि उसके पीछे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, हुँ। जो मेरे पास नहीं था मौजूद। मेरे पास तो नहीं था। मेरे कहीं आप पास समझते हैं कि रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी केस जो था वो लेफ्ट को वहां ही कमजोर कर गया के कमज़ोर की कमजोर इस वजह से कर गया कि जो आपकी जद्दोजहद थी लेफ्ट की जो शुरू हुई थी वही एक जर्नैल के अंडर शुरू हुई थी। नहीं, 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 वो तो जो पिंडी कंस्पिरेसी केस है, वो तो केस ख़त्म भी हो गया था ना। वो केस इसलिए ख़त्म हुआ था कि वो सारा झूठ था। वो जनरल अकबर की आप बात करें, जनरल अकबर ने बुलाया था, लेफ्ट वालों से राब्ता किया था, एक मीटिंग हुई थी जिसमें उसने प्रपोज़ किया था कि मैं लियाकत अली खान की हुकूमत का तख्ता उल्टना चाह रहा हूँ, उड़ना चाह क्योंकि रहा ये हूँ। अमेरिका की तरफ जा रहा है और ये पाकिस्तान को बेच रहा है। ये उनकी हाँ। पोज़ीशन थी। और लेफ्ट के लोगों ने, जिसमें फैज़ अहमद फैज़ उस मीटिंग में मौजूद थे, सज्जाद ज़हीर सजाद मौजूद से थे और लोग मौजूद मियां थे, इफ्तिखारुद्दीन थे। मियां इफ्तिखार, ये सब वो लोग थे जो पाकिस्तान तहरीक का हिस्सा थे। हम्म। तो इन सब ने कहा हम आपके साथ नहीं हैं। नहीं। यही उन्होंने पिंडी कंस्पिरेसी केस में जब उनको बुलाया था, उनकी जो सारी शहादतें हैं वो यही हैं कि हम नहीं थे, और एंड में वो प्रूव हो गया वो नहीं थे इन्वॉल्व। हम्म। अब आप मुझसे मिलो और कहो कि जी एक बगावत करनी है पाकिस्तानी रियासत के खिलाफ, और मैं आपको कहूँ कि यार नहीं करनी, यहाँ पे मामला ख़त्म हो जाए और फिर मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए कि जी आप इस बुखारी साहब की कंस्पिरेसी में शामिल थे, तो ये तो अब मेरा कसूर नहीं है ना। ये मुलाकात हुई थी, लेकिन उसके बाद लेफ्ट ने बहुत ज़बरदस्त कमबैक किया 60s के अंदर, 68, 69 की पूरी तहरीक जिसमें अयूब खान को शिकस्त हुई, और वो लेफ्ट ने चलाई। जालिब साहब को पसंद जालिब इतना साहब किया आए, गया अवाम उनको। भुट्टो साहब के इर्द-गिर्द कौन लोग थे? हम्म, वो लेफ्ट के लोग थे। मैं नहीं कहता पूरी तरह से इनकलाब था, लेकिन उस वक़्त साउथ एशिया के अंदर ऐसा इलेक्शन 70 का होना जिसमें खंबे जीत जाते थे। वो नज़रियात की बुनियाद पे होता था ना। लोगों को इतनी मोहब्बत थी इस आइडिया से। उस आइडिया खिलाफ एक रद्द इनकलाब आया 1977 में, हम्म, जो कि अशराफिया का और जरनैली इनकलाब था, जिसने सारी जो हमारी तंजीमें थी उन्हें ख़त्म कर दिया। हम वो लोग हैं जो विदाउट दैट द बेनिफिट्स ऑफ दैट हिस्ट्री हम पॉलिटिक्स में आए हैं। हमारे पास स्टूडेंट यूनियन नहीं थी, हमारे पास बड़ी ट्रेड यूनियन नहीं थी, हमारे पास किसान कमेटियाँ बड़ी नहीं थी, हमारे पास औरतों की कमेटियाँ बड़ी नहीं थी, हमारे पास मीडिया प्लेटफॉर्म्स नहीं थे, मतलब ओवरऑल हम आइसोलेशन में थे। हमारे जो अपने ज़ाती कॉन्ट्रैक्ट्स थे, अगर हमने अपना सोचना होता तो कौन सी पार्टी है जो हमें ना लेती? हम्म। ठीक है।
हाँ, ये हाँ, वो तो ये तो स हाथों हाथ बिल्कुल, ये तो बिल्कुल। सारा खुला हुआ है ना, हमारे तो ज़ाती उनसे अब ताल्लुकात थे, हम जब मुज़ाहमत में थे ये हुकूमतों के खिलाफ जब जाते हैं, दूसरी पार्टी आके ऑफ़र करती है। हुँ, उनका ख़्याल आता है ये बेवकूफ़ हैं लेफ़्ट वाले, ये हाँ, लगे आना तो इन्होंने एंड में बनना तो हमारी पार्टी का ही है ना, तो कोई सारी पार्टियाँ मैं नाम नहीं लेता लेकिन सब पार्टियों का, लेकिन एक जो पब्लिक है वो तो बिलावल भुट्टो मेरे घर आए थे, हुँ। आके मिले थे, हाँ, मिले थे ठीक है? आपको बिल्कुल। तो हमने तो एक बेनिफिट नहीं लिया, हम तो आज भी हमारा है कि हमने रीबिल्ड करना है ट्रेड यूनियन मूवमेंट को, हमने रीबिल्ड करना है किसानों की तहरीक को, रीबिल्ड करना है स्टूडेंट मूवमेंट को। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि हम लीडर नहीं बनेंगे, लेकिन हम एक इंफ्रास्ट्रक्चर अगले 15, 20, 25 सालों में बना लेंगे जिसमें सैकड़ों ज़ोरान ममदानी आएँगे। मैंने स्टूडेंट्स को इधर पढ़ाया पाकिस्तान सही। में, मुझे मालूम है कितना यहाँ पे टैलेंट मौजूद है, कितने लोगों के अंदर क्लैरिटी मौजूद है। अगर उनको बड़ा प्लेटफ़ॉर्म मिल जाए, जो ज़ुरान बात कर रहा है वो और लोग नहीं कर रहे। और लोग भी जी, कर रहे हैं, बिल्कुल। लाहौर में नहीं कोई बात ये करता कि यार बहुत महँगाई हो गई है, बहुत अशराफिया का यहाँ पे कब्ज़ा है, यहाँ पे लैंड माफ़िया जो है वो उसने अपने आप को मुसल्लत किया हुआ है सियासत में, ये सब बातें यहाँ पे नौजवान करते हैं। प्लेटफ़ॉर्म्स की कमी है, उम्मीद की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, डायरेक्शन की कमी है, वो एक टाइम लगता है। हुँ, और मैं बहुत पुरुम्मीद हूँ कि लोग बात सुन रहे हैं क्योंकि हमारे ऊपर बहुत सारे टैग थे जो ख़त्म हो गए। कभी क लोग कहते हैं जिस तरह आपने कहा कि जी 51 में जो पिंडी केस का शायद गद्दार थे, वो अब लोगों को नज़र आ गया हम कहाँ खड़े। गद्दारी का सबसे बेहतर मौका था जब मोदी ने हमला किया था मोदी ने हमला या किया जब था। ईरान पे हमला हुआ। हम उस वक़्त प्रोपेगेंडा दूसरी तरफ करते, हम कहाँ खड़े थे सबको इल्म है। और मुझे नज़र आ रहा है आप देखें ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर एक हैं जी, वो जिस तरह मिर्ज़ा से भुट्टो के बेटे। बेटे वो जिस तरह से आ रहे हैं मैं बिलावल से तो मायूस हूँ, लेकिन ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर जिस तरह से सियासत में क्लैरिटी के साथ आ रहे हैं, मेरी उनसे कुछ मुलाकातें भी हुई हैं। वो जागीरदारी के खिलाफ, सरमायादारी के खिलाफ, नौजवानों के हक में जिस तरह बात कर रहे हैं और जो 6 कनाल की तहरीक थी, जी, जिस तरह पूरे सिंध में वो गए और जिस तरह लोगों ने उनका वेलकम किया, वो सियासत में उन्होंने आने का ऐलान किया है। तो ये हम सब के लिए बड़ी खुशाइंद बात है। तो मायूसी वाली तो कोई बात नहीं है, चीज़ें जो हैं वो बनेंगी क्योंकि ये जो मेनस्ट्रीम है वो इस वक़्त सैचुरेट हो चुका है, उसके अंदर गुंजाइश बहुत कम है, बहुत कॉम्प्रोमाइज़्ड हैं लोग और कुछ चीज़ों में उनसे अगर एग्री भी करें लेकिन अगर बुनियादी सर्जरी नहीं होगी पाकिस्तान की, सर्जरी से मुराद कि आपकी जो मईशत है, वो आईएमएफ के हाथ जब तक रहेगी आपकी खुद मुख्तारी नहीं हो सकती और आईएमएफ के हाथ में वो तब तक रहेगी जब तक लैंड माफिया जो है वो काबिज़ रहेगा, वो कर्ज़े लेगा, वो अपनी हाउसिंग सोसाइटियाँ बनाएगा, वापसी की बारी आएगी, आपने कोई पैदावारी निज़ाम बनाया नहीं, सही। तो आप अवाम के ऊपर बोझ डाल के टैक्स का वापस करोगे। दिस इज़ अ सिस्टम दैट्स सैक्रिफाइसिंग द पुअर फॉर द लग्ज़रीज़ ऑफ द एलीट। हुँ। उसके खिलाफ हमारी बगावत है, हमारी लड़ाई है और मैं बहुत पुरुम्मीद हूँ कि इंशाल्लाह बेहतर रिज़ल्ट आएगा। लास्ट क्वेश्चन है मेरा सर और वो क्वेश्चन ये है कि डोंट यू थिंक के लेफ्ट कई दफा बल्कि बहुत सारी जगह पे रिलेट नहीं कर पाता अवाम के साथ और वो ये कि आप माओइज्म की बात करते हैं आप स्टालिन की बात करते हैं उसमें मार्क्सिज्म की आप बात करते हैं लेकिन जब बात होती है कि जो बुनियादी हीरोज हैं जो जिनको हीरोज़ करार दिया जाता है। इस पे एक मुकम्मल वैसे तो पॉडकास्ट होता है लेकिन मैं चाहूँगा कि थोड़ा-सा आप इस पे मुझे गाइड कर दें। वो ये कि जो इनके बुनियादी हीरोज़ हैं, जैसे महमूद गौरी है, गज़नवी है, ये जो बादशाह हैं, इनके बारे में बातें नहीं करते, तो वो रिलेट नहीं कर पाता। अब किसी को पाकिस्तानी अवाम को क्या पता कि माओ ने क्या किया था ये इसने हमारे हीरोज़ हैं जो बाहर से आए थे उनको तो मैं इतना बड़ा हीरो नहीं मानता लेकिन हमारे यहाँ पे राय अहमद खरल वगैरह राय अहमद खान, हमारे यस, बहुत बड़े लीडर हैं हमने उनके ऊपर यस। लिखा भी है हम उनके ऊपर बात भी करते हैं हमारे यहाँ हसन नासिर शहीद हैं जो कि बहुत बड़े लीडर थे नज़ीर अब्बासी शहीद हैं बहुत बड़े लीडर लीडर थे माई बख्तावर एक बहुत बड़ी सिंध के अंदर हारी लीडर थी जिन्होंने कुर्बानी दी फैज़ साहब हमारे लीडर हैं जालिब साहब हैं मियाँ जालिब। इफ्तिखारुद्दीन साहब हैं ये सब लोग बहुत बड़ी पर्सनालिटीज़ हैं फ़ातिमा जिन्ना हमारी बहुत बड़ी लीडर हैं यस। वो मैं समझता हूँ पाकिस्तान की ख़वातीन के लिए एक मिसाल हैं जिस तरह उन्होंने जद्दोजहद की नुसरत भुट्टो साहिबा हैं उनकी हम बहुत इज़्ज़त करते हैं बीबी हैं और बहुत लोग हैं जिनको हम बेनज़ीर भुट्टो, बेनज़ीर वही बीबी बीबी बेनज़ीर भुट्टो बेनज़ीर। साहिबा उनकी बहुत इज़्ज़त करते हैं तो ये मामलात नहीं है कि हम इन हमारे जो आप समझ लें जो सिंबल्स हैं वो सारे बोरोड हैं हमारे यहाँ पे इतनी ज़बरदस्त तहरीकें हमारे मैं अपने वालिद साहब की इतनी इज़्ज़त करता हूँ जिन्होंने मिलिट्री कोर्ट के अंदर उनका ट्रायल हुआ था उनकी टांगें बाजू तोड़ी गई थी जमहूरियत की जदोजहद के लिए उन्नीस सौ यस, अस्सी में और वो उनकी नज़म है बड़ी मशहूर मैं बागी हूँ जो मैं चाहे गवाही मुझ हूँ। पे जुल्म करो तो हमारे यहाँ पे लोगों की
बहुत कुर्बानियाँ हैं। ये सोचें कि हम फ्रंट लाइन स्टेट रहे हैं बदतरीन साम्राज्य का, उसके बावजूद यहाँ पे जमहूरियत की सोच ख़त्म नहीं हो सकी, हुँ, आज भी। हुँ। तो ये एक छोटी एक कामयाबी है। फिर किसानों की तहरीक में हमारे पास इतने बड़े-बड़े लीडरान हैं। मैंने मिलिट्री फार्म्स वाली बात की। इसके अलावा मेजर इसहाक एक बहुत बड़े लीडर थे जी, मज़दूर किसान पार्टी के, मज़दूर किसान जिनकी पार्टी, हम बहुत इज़्ज़त मौलाना भाषानी एक हैं, वो मौलाना भी थे और सोशलिस्ट भी थे। मौलाना सोशलिस्ट भी थे। भाषानी उनके उनके यानी अपने कि मदरसे वही भुट्टो साहब वाली आइडियोलॉजी जो बिल्कुल। इस्लामिक सोशलिस्ट निज़ाम वो भुट्टो बिल्कुल, साहब लाना बिल्कुल, चाह ये रहे थे। सारा प्रोपेगेंडा 80 की दहाई का है कि ये इस्लाम दुश्मन हैं, ये हुँ, वो सारा वो तो जो भी सोशलिस्ट मौजूद थे पार्लियामेंट के अंदर 1970 की दहाई में, उन्होंने आइन के लिए वोट दिया था, हुँ, ठीक। तो वहाँ कौन-सा वहाँ पे तज़ाद बना था? कोई तज़ाद नहीं कोई बना था। तज़ाद नहीं ये सारा जनरल ज़िया का एक गंध है जो उसने पूरा एक प्रोपेगेंडा किया। अदरवाइज़ अ ये तज़ाद था ही नहीं, तज़ाद जो था वो था आपकी माशी पॉलिसियों पे, सियासी पॉलिसियों पे, सियासी आज़ादियों पे, आपके आइन के ऊपर। ये तो बुनियादी चीज़ें हैं, वो जो लेफ़्ट ने बातें की हैं, लेफ़्ट ख़त्म हो गया लेकिन ये बातें नवाज़ शरीफ करने पे भी मजबूर हुआ। मजबूर ये हुआ। बातें खान साहब करने पे भी मजबूर है, ये बातें बीबी ने भी की, ये बातें कौन-सा सियासतदान है मेनस्ट्रीम जिसने लेफ़्ट की बातें नहीं की? सब ने की। आजकल तो जो रिटायर्ड जनरल्स हैं, आप जनरल फैज़ का कर लें जी, कभी इंटरव्यू वो आजकल गिरफ्तार हैं, वो भी वही बातें करेंगे जो हम करते हैं। तो ये सब लोग जो हैं इवेंचुअली तो लेफ्ट की बातें कर रहे सही हैं। हमने कौन-सी इसके अलावा कौन-सी अलावा ऐसी कौन बात है जी, जिस पे और आप ये देखें कि पाकिस्तान से मोहब्बत और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी से मोहब्बत है कि 1950 की दहाई में हमने कहा था आप अमेरिका के अंडर ना जाएँ, नुकसान होगा। आज सब कहते हैं अमेरिका ने इस्तेमाल किया, अमेरिका ने उस जंग में इस्तेमाल किया, अमेरिका ने उस जंग में इस्तेमाल किया, सब कहते हैं। आपकी ओवरऑल डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट, आपका डिफेंस मिनिस्टर कहता है यल्दा हकीम के शो पे जाके कि आप लोगों ने हमें इस्तेमाल किया। हुँ, सही। तो ये आई थिंक ये इससे साबित हुआ है कि लेफ्ट जो है का जो बयानिया था वो ठीक था और अगर हमें स्पेस मिलेगा तो अवाम के अंदर बहुत पज़िराई भी इंशाल्लाह मिलेगी। 10 बुक्स अम्मार अली जान रिकमेंड करेंगे हमारे व्यूअर्स को पढ़ने के लिए 10 किताबें जो कि हमारी नॉलेज को एक्सपैंड करेंगी और हमें लाजमी तौर पे पढ़नी चाहिए। बहुत सारी हैं, कुछ मैं पाकिस्तानी आपको बता देता हूँ। एक एक मेरी तरफ से ऐड करें रूल्स बाय फेयर। अच्छा जी, मेरी किताब है बिल्कुल। अ, आयशा जलाल की है जी सोल स्पोक्सपर्सन, वो ज़रूर पढ़ें। एक सादिया तूर हैं, उनकी किताब है द स्टेट ऑफ इस्लाम। एक हमारे दोस्त हैं अली उस्मान कासमी, उनकी उन्होंने एडिट किया है मुस्लिम्स अगेंस्ट मुस्लिम लीग। एक हमारे मेरे प्रोफ़ेसर हैं कामरान अज़दर अली, हुँ, उनकी किताब है सुर्ख़ सलाम। सुर्ख सलाम। वो बहुत अच्छी किताब है। अ, इसी तरह अगर आप थोड़ा-सा इंटरनेशनल उस पे देख लें तो मेरा ख़्याल एक मेरे बड़े फ़ेवरेट हैं आजकल डोमेनिको लोसोर्दो, एक इटालियन थिंकर थे, राइटर थे। उन्होंने लिखा है क्लास स्ट्रगल के नाम से उनकी एक किताब है, क्लास स्ट्रगल्स के नाम से, वो बहुत अच्छी किताब है। मॉडर्न चाइना एक किताब है, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न चाइना। हमारे अली जान आपका बहुत-बहुत शुक्रिया और मुझे यकीन था, मुझे पता था ये जब मैं पॉडकास्ट करने बैठा था कि मेरी जो इल्म की प्यास है वो बढ़ जाएगी। और मैं अभी आप मुझे नहीं पता कि आपने इस पॉडकास्ट से कितना कुछ सीखा होगा और कितनी आपकी इल्म की आपकी भी वही कैफ़ियत है जो मेरी है। मैं ऑन एयर ये रिक्वेस्ट करूँगा अम्मार भाई से कि हमें एक दफ़ा दोबारा ज़रूर, ज़िंदगी ज़रूर। में कभी मौका मिले तो दोबारा वक़्त दीजिएगा, टाइम दीजिएगा फॉर पॉडकास्ट। सर थैंक यू सो मच आपका थैंक यू, बहुत-बहुत थैंक यू। शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ अ नासिर।